दोस्तों, ऐतिहासिक और सत्य घटनाओं पर आधारित होने के कारण इस नई सीरीज का इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए और देखिए। इस सीरीज के अंत में आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और शायद न्यूक्लियर रेडिएशन के नाम से कांपने भी लगेंगे। डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एक एपिसोड को देखकर समझ जाएंगे कि न्यूक्लियर रेडिएशन इतनी खतरनाक क्यों है। खुली किताब की तरह सच्चाई को दिखाकर देखने वालों को एकदम से हिला दिया था इस सीरीज ने, जिसका नाम है चेरनोबिल। मानवता के इतिहास में शायद ही किसी जगह पर ऐसा विध्वंस हुआ होगा जैसा चेरनोबिल में हुआ। 1986 में यूक्रेन देश के चेरनोबिल शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर फटा और न्यूक्लियर रेडिएशन हवा में फैलने लगा और वहाँ की हर चीज में रेडिएशन बस गया। अब इस घटना के कुछ ही दिनों में पूरे शहर के लोग लाखों की तादाद में कैंसर और दूसरी कई तरह की बीमारियों का शिकार बनकर मरने लगे। चेरनोबिल शहर सर्वनाश का एक जीता जागता सबूत बनकर रह गया। लेकिन इंसानियत का इस तरह सर्वनाश कौन कर रहा है? हम इंसान खुद ही अपनी मौत का कुआं खोद रहे हैं। हमें लगता है कि हम प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और हमेशा उसके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। हम समझना ही नहीं चाहते कि हम प्रकृति का सिर्फ एक हिस्सा हैं और प्रकृति हमारी सोच से भी कई ज्यादा शक्तिशाली है। उस प्रकृति की अटल शक्ति को बहुत ही भयानक रूप से इस सीरीज में दर्शाया गया है। इसमें 5 एपिसोड्स हैं जिनमें दिखाया जाएगा कि चेरनोबिल में विनाश की यह घटना कैसे घटी, उसका क्या कारण था और वहाँ के लोगों को उस जगह से कैसे बाहर निकाला गया और इसका उन लोगों पर क्या असर पड़ा, इत्यादि वगैरह। इतना ही नहीं, इस सीरीज में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सोवियत संघ ने इस घटना के बारे में कई विषयों को इस दुनिया से कैसे और क्यों छुपा कर रखा। इस तरह के कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के मेकर्स ने सच्ची घटनाओं पर बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च करके सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। लगभग 35 साल पहले ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन आज तक उस शहर में किसी इंसान तो क्या किसी प्राणी का जाना भी अलाउड नहीं है। चेरनोबिल नाम के इस शहर को फुली कंटामिनेटेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि उस दुर्घटना से फैला हुआ खतरनाक रेडिएशन आज भी उस शहर की चीजों से निकल रहा है। आपने पढ़ा और सुना होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, जिसकी वजह से आज भी वहां पैदा होने वाले बच्चे कई शारीरिक कमजोरियां और कमियों के साथ पैदा होते हैं। सर्वनाश की उस घटना से 7 गुना ज्यादा खतरनाक निकली चेरनोबिल की यह दुर्घटना। इस सीरीज को देखने के बाद तो मैं अपने मोबाइल को छूने से डरने लगा, क्योंकि इसमें भी तो एक प्रकार का रेडिएशन ही आता है। शायद आपका भी यही हाल होगा, लेकिन हिम्मत करके पहले एपिसोड को देखते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 1988 में मॉस्को में होती है। वेल्डी नाम का एक बुजुर्ग घर पर बैठकर अपने रिकॉर्ड की भी आवाज को सुन रहा होता है। वो कह रहा होता है कि चेरनोबिल शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट दुर्घटना से गवर्नमेंट का क्या संबंध था। इतने बड़े सर्वनाश का कारण सिर्फ एक झूठ था और इसका जिम्मेदार है साइंटिस्ट ड्योतलो। दुर्घटना के बाद ड्योतलो को 10 साल जेल की सजा मिल चुकी है, लेकिन उसकी गलती के लिए ये बहुत ही छोटी सजा है। उसको तो मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस विनाश का कारण वही है। इंसानों की बेवकूफी से ऐसी दुर्घटना इतिहास में पहले कभी नहीं घटी, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस तरह वेल्डी चेरनोबिल दुर्घटना से संबंधित कई सच्चाइयाँ अपनी जुबान से रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड करता है कि इस घटना से संबंधित कौन सी बातें छुपाई गई थी। उसने इस तरह कई कैसेट्स रिकॉर्ड करके रखे होते हैं। अब वो कैसेट्स को पैक करता है और खिड़की से झांकता है तो बाहर एक आदमी कार में बैठा होता है। ये वेल्डी की जासूसी कर रहा होता है। अब वेल्डी कचरा फेंकने के बहाने बाहर जाता है और साथ में कैसेट्स भी लेके जाता है। फिर घर की पीछे की ओर जाकर कचरे का डब्बा खोलता है, लेकिन वहाँ एक होल के अंदर कैसेट्स को रखकर बहुत ही कैजुअली घर लौट आता है। वो जरा टेंशन में होता है और एक सिगरेट जलाता है। उसकी एक बिल्ली होती है जिसके लिए वो 4-5 प्लेट्स में खाना रखता है। अब इससे पहले कि हम सोच सकें कि ये आदमी बिल्ली के लिए इतना सारा क्यों रख रहा है, वो अचानक ही सुसाइड करके मर जाता है। बेचारा मरने से पहले अपनी बिल्ली के लिए 4-5 दिन का खाना रखकर चल बसा। और ऐसा सस्पेंस बिल्ड करते हुए सीरीज का टाइटल चेरनोबिल डाल के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है। अब हमें 2 साल पहले भी घटनाएं दिखाई जाती हैं। चेरनोबिल पावर प्लांट के पास कुछ अपार्टमेंट्स हैं जिनमें कई लोग रहते हैं। उनमें से एक अपार्टमेंट फ्लैट को दिखाते हैं जहां लिडिया नाम की एक औरत आधी रात को उठकर उल्टी करने लगती है। अब ये सीरीज की सेकंड हीरोइन है। लिडिया हाथ मुंह धोकर कॉफी बनाने लगती है कि अचानक तेज धमाके की आवाज आती है और फ्लैट हिलने लगता है। खिड़की से दिखता है कि पावर प्लांट से ज्वाला भड़ककर ऊपर उठ रही है। अब लिडिया का पति वेस्ली नींद से जाकर हड़बड़ी में वहां भागा चला आता है और खिड़की से उस दृश्य को देखता है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऊंचा उठने लगता है और पति पत्नी दोनों एकदम शॉक में होते हैं। अगले शॉट में पावर प्लांट के अंदर दिखाते हैं जहां एक आदमी फ्रीज होकर खड़ा है। ये इस पावर प्लांट का चीफ साइंटिस्ट ड्योतलो है, जिसका जिक्र उस बुजुर्ग वैली ने पहले शॉट में किया था। ड्योतलो को इस तरह शॉक में देखकर वहाँ के जूनियर साइंटिस्ट सर सर कहकर चिल्लाते हैं। अब समस्या की सीरियसनेस को जानकर वे ड्योतलो से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ड्योतलो सोचता रह जाता है। तब एक आदमी टेंशन में भाग कर आता है और कहता है कि सर, टरबाइन हॉल में आग लग गई है। ओह, टरबाइन हॉल में? तो फिर पहले सारे कंट्रोल रोड शट डाउन कर दो और तुरंत रिएक्टर कोर को पानी सप्लाई करो, क्योंकि कोर का ठंडा रहना बहुत ही जरूरी है। अब ड्योतलो का सुझाव सुनकर वो कहता है, सर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर, कोर के फटने से ही आग लगी है। क्या बकवास करते हो?
रिएक्टर कोर फट गया है। लगता है तुम टेंशन में बड़बड़ा रहे हो, तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। अब ये कहकर ड्योतलो बहुत ही कैजुअली वहाँ से बाहर जाता है। लेकिन रिएक्टर कोर के फटने की खबर सुनकर बाकी साइंटिस्ट एकदम से सुन हो जाते हैं। ड्योतलो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि कोर कभी फट ही नहीं सकता, तुम जाओ और पहले कोर में पानी सप्लाई करो। वो तो करूंगा ही सर, लेकिन टरबाइन हॉल की आग का क्या? सबसे पहले तो इस शहर के सारे फायर इंजन को यहाँ बुलाओ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। ड्योतलो के दिमाग में कोई कैलकुलेशन चल रही होती है और वो बाहर आकर चेक करता है तो हर तरफ ग्लास के टुकड़े पड़े होते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ ग्रेफाइट बिखरा हुआ होता है। ये देखते ही ड्योतलो के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है और उसकी धड़कन भी बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी वो नो टेंशन रिलैक्स वाला चेहरा लिए आगे बढ़ता है। दरअसल ग्रेफाइट कार्बन का एक ग्रुप है जिसे बैटरी में यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर को बैलेंस करता है और रिएक्टर के तापमान को लिमिट में रखने में मदद करता है। अब इस तरह के मटेरियल को मॉडरेटर भी कहते हैं। इस सीरीज में ऐसे कुछ साइंटिस्ट और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। ऐसे शब्दों को एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ओके, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? हम इसकी तुलना एक बहुत बड़ी बैटरी से कर सकते हैं। इस रिएक्टर के अंदर यूरेनियम जैसे तत्व में न्यूक्लियस यानी परमाणु स्तर पर अत्यधिक तापमान पैदा किया जाता है। अब इस तापमान से पानी को भाप बनाया जाता है। भाप प्रेशर पैदा करता है जिससे टरबाइन घूमते हैं। अब इस टरबाइन के घूमने से जनरेटर ऊर्जा पैदा करता है और इसी प्रोसेस से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन होता है। अपने देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट दक्षिण भारत में है और इस जगह के लोग और इनके संघर्ष के बारे में आप इंटरनेट पर जरूर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ दिखाते हैं कि लिडिया का पति वेस्ली एक फायर फाइटर है और उसे दुर्घटना स्थल पर बुलाया गया है। लेकिन लिडिया कहती है इस रात में वहाँ जाना जरूरी है क्या? कोई केमिकल वेमिकल लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं लिडिया, लगता है प्लांट के टेरेस में आग लगी है और मुझे सिर्फ वही बुझानी है, तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो तैयार होकर चला जाता है। पावर प्लांट के अंदर वेल्डियो नाम का एक साइंटिस्ट भाग दौड़ कर रहा होता है। वो जगह धुएं से भरी होती है और हर तरफ इक्विपमेंट्स के टुकड़े पड़े होते हैं। वो एक कमरा खोलता है तो अंदर दूसरा साइंटिस्ट घबरा कर बैठा होता है। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? जरा मुझे वो डोसीमीटर निकाल कर दो। डोसीमीटर से रेडिएशन का लेवल मेजर किया जाता है। डोसीमीटर 3.6 दिखाता है और इसका मतलब यह है कि रेडिएशन है, लेकिन डेंजर लेवल से बहुत ही कम है। अब वो साइंटिस्ट और भी घबरा कर कहता है वेल्डियो तुम्हारा चेहरा इसके आगे कह नहीं पाता। दरअसल वेल्डियो का चेहरा हाई रेडिएशन की वजह से एकदम लाल होने लगता है। वेल्डियो कहता है देखो मेरी चिंता छोड़ो, तुम ऊपर जाकर बाकी साइंटिस्ट को लेकर यहाँ से बच निकलो, मैं किसी भी तरह बाहर पहुँच जाऊंगा। अब ये कहकर वो वॉल के आदमी को ढूंढने लगता है क्योंकि वॉल पंप रूम में है, लेकिन वो कुछ ही दूर चल पाता है। तब वहाँ एक आदमी आकर पूछता है सर आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है दोस्त, मुझे वॉल की तलाश है। अब ये कहकर वो खून की उल्टी करने लगता है और उस आदमी से वॉल को बचाने को कहता है। वो आदमी पंप रूम में जाकर देखता है कि वॉल जमीन पर पड़ा हुआ है। उसे पलटने पर पता चलता है कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा एकदम छिल चुका है। वॉल तुम्हें क्या हुआ यार? इस पर वॉल रिएक्टर की ओर इशारा करता है। वो आदमी जाकर देखता है तो रिएक्टर के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं और पूरी जगह लावे की तरह गर्म होती है। अब ड्योतलोव को दिखाते हैं जो साइंटिस्ट कहता है मैंने तुमसे कंट्रोल रॉड्स को शट डाउन करने और रिएक्टर कोर में पानी सप्लाई करने को कहा था, तुमने कुछ काम किया भी या नहीं? सर हमने कोशिश की थी लेकिन कंट्रोल रॉड्स अभी भी एक्टिव हैं और ऑटोमेटिकली शट डाउन नहीं हो रहे हैं, हमें खुद जाकर वो काम करना पड़ेगा। मतलब तुमने उस काम के लिए आदमी भेजे ही नहीं? सर भेज तो दिए थे लेकिन वो वापस नहीं आए। तुम कुछ भी करो लेकिन जल्द से जल्द कोल में लगातार पानी सप्लाई करते रहो। और डोसीमीटर कितना रेडिएशन दिखा रही है? सर 3.6 दिखा रहा है। ओके 3.6 उतना ज्यादा भी नहीं है। अब ये कहकर ड्योतलोव चला जाता है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ड्योतलोव इसी अंधविश्वास में बैठा होता है कि इतनी बुरी चीज कभी नहीं हो सकती। प्लांट के बाहर चेनेबल की पूरी फायर फाइटिंग फोर्स आ चुकी होती है, उसमें वेस्ली भी होता है और वे सब कुछ सेट कर रहे होते हैं। हर तरफ ज्वाला ही ज्वाला उठ रही होती है। तब एक फायर फाइटर नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाकर देख रहा होता है और तब वेस्ली उसे बुलाता है। वेस्ली लगता है यहाँ आग नहीं है बल्कि कोई बड़ा विस्फोट हुआ है। उसने पत्थर समझकर जिसे उठाया होता है वो ग्रेफाइट का टुकड़ा था। उसे हाथ में उठाकर उसका हाथ सुन्न होने लगता है। वो वेस्ली को आग बुझाने भेजता है और खुद वहीं बैठ जाता है। सारे फायर फाइटर्स आग बुझाने में व्यस्त रहते हैं। प्लांट के अंदर दो आदमी तेजी से कहीं जा रहे होते हैं और सामने का आदमी वॉल को कंधे पर उठाकर चल रहा होता है और कहता है कि सर हमें कंट्रोल रॉड्स को मैनुअली कट करना पड़ेगा। लेकिन वे कहते हैं पागल हो क्या, रिएक्टर वहीं तो फटा है, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? ये ड्योतलोव सर का ऑर्डर है यार, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ठीक है, वॉल को यहीं छोड़ दो, लौटते वक्त उसको साथ ले चलेंगे। अब ये कहकर वो दोनों भी कंट्रोल रॉड्स की ओर चल रहे होते हैं। अब इन बेचारों को थोड़ी नॉलेज जरूर है कि यहाँ क्या काम होता है, लेकिन वे इस दुर्घटना की गंभीरता को नहीं समझते। सिर्फ अपने सीनियर साइंटिस्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। प्लांट के बाहर आग बुझाने का काम तेजी से चल रहा होता है और तब वो फायर फाइटर जिसने ग्रेफाइट के टुकड़ा गलती से उठा लिया था वो तड़प रहा होता है। एक आदमी जाकर उसका ग्लव उठाकर देखता है तो उसके हाथ की खाल ग्लव के साथ ही खींची चली आती है और वो बेचारा दर्द से बहुत तड़प रहा होता है।
ग्रेफाइट का वो टुकड़ा रेडिएशन से भरपूर था और इसी वजह से उस बेचारे की यह हालत हुई थी। ये देखकर वेस्ली को भी अब घबराहट होने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा होता है। पावर प्लांट के अंदर अब तीनों आदमी कंट्रोल रॉड्स को कट करने जाते हैं। वहाँ लोहे का दरवाजा होता है जो अटक चुका है। एक आदमी कहता है कि मैं दरवाजा कस के पकड़ लेता हूँ, तुम दोनों अंदर जाकर रॉड्स को कट कर दो। अब दो आदमी अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि कोर्ट से तेज रेडिएशन निकल रहा है। यार एक सेकंड भी रहना यहाँ खतरनाक है, भागो यहाँ से। ये कहकर वे बाहर निकलते हैं और तीसरा आदमी भी दरवाजा छोड़कर भागने वाला होता है कि अचानक उसके शरीर से खून बहने लगता है। दरअसल दरवाजे में रेडिएशन भरपूर था और उसको पकड़ने की वजह से इस आदमी की खाल छिलकर खून निकलने लगता है। दोस्तों ये सीरीज एक डिटेल्ड रिसर्च के बाद बनाई गई है और वहाँ जो भी हुआ उसको वैसे दर्शाया गया है। तो सोचिए इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के एरिया में रहने वाले लोग कैसे डर डर कर जीते होंगे। वो आदमी बेचारा चल ही नहीं पाता। अब लिडिया अपने अपार्टमेंट के बाहर से जलती हुई उस ज्वाला को देख रही होती है। उसके पड़ोसन आकर उसको दिलासा देती है कि चिंता मत करो बहन, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा और वो सही सलामत घर लौट आएगा। अब प्लांट में ड्योतलोव अपने जूनियर से बात कर रहा होता है। तब कोर रूम से जो लोग भाग गए थे उनमें से सिर्फ एक आदमी आकर कहता है, सर मेरा साथी बीच रास्ते में गिर गया है और न्यूक्लियर कोड साथ में फट गया है सर। लेकिन तब भी ड्योतलोव पर चढ़ा हुआ घमंड का भूत नहीं उतरता और वो इतनी सीरियस बात को इग्नोर कर देता है। इतने में वो आदमी खून की उल्टी करने लगता है और ड्योतलोव उसको बाहर ले जाने को कहता है। फिर वो शिफ्ट मैनेजर एलेक्स से कहता है कि डे शिफ्ट के बाद सभी साइंटिस्ट को इस वक्त यहाँ बुलाओ, हमें उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनकर एलेक्स घबराने लगता है क्योंकि अगर कोर प्लांट फट गया है तो प्लांट के अंदर आना नर्क में आने के बराबर है। एलेक्स अपने साथियों की बलि चढ़ाने को तैयार नहीं होता, लेकिन ड्योतलोव फिर अपना रौब दिखाकर कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, सबको जल्दी बुलाओ। और कोई रास्ता न पाकर एलेक्स डे शिफ्ट वालों को इन्फॉर्म कर देता है। इसी बीच पावर प्लांट से कुछ दूर पर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर वेतलाना प्लांट से उठ रही ज्वाला को देख रही होती है। वो अपने सीनियर डॉक्टर से पूछती है कि सर हमारे पास आयोडीन पिल्स कितने हैं? हमारे पास तो काफी सारे हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर मुझे लगता है कि हमें ढेर सारे पिल्स की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत ही टेंस लगती है। अब ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आयोडीन टैबलेट्स कुछ हद तक आयोडीन रेडिएशन से लोगों को बचा सकते हैं। अब इस वजह से वेतलाना ने ये सवाल किया था। अगले शॉट में एक आदमी को फोन आता है कि आपके प्लांट में आग लग गई है। ये इस पावर प्लांट का मैनेजर विक्टर है। वो तुरंत पावर प्लांट में पहुंचता है। वहाँ ऑफिस के बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो इस पावर प्लांट का चीफ इंजीनियर निकोला है। दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं और चीफ साइंटिस्ट ड्योतलोव को खूब डांटने लगते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है और तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। वो बात यह है सर कि चीफ इंजीनियर निकोला सर की परमिशन लेकर मैंने एक टेस्ट किया था और टेस्ट के दौरान गलती से एक टैंक फट गया। अब इस आदमी को हम क्या कहें, रेडिएशन से भरा हुआ न्यूक्लियर कोर फट गया है, लेकिन एक कहने के बजाय वो कहता है कि टैंक फटा है। निकोला कहता है टैंक फटा है तो ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रेडिएशन कितना दिखा रहा है? सर 3.6। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। दरअसल पावर प्लांट मैनेजर विक्टर इस प्लांट की टेक्निकल बातें नहीं जानता और वो निकोला पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन फिर भी पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि 3.6 से ज्यादा नहीं है? निकोला और ड्योतलोव उसे कन्विंस कर देते हैं कि ये ज्यादा नहीं है सर। तो ठीक है, कुछ ही देर में यहाँ सारे एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे और हमारी इमरजेंसी मीटिंग होगी, तुम दोनों एक्सप्लेन करने को तैयार रहना। ये कहकर विक्टर बाहर चला जाता है। अपनी इतनी बड़ी गलती छुपाने के लिए ड्योतलोव ने उससे भी बड़ा सच छुपा दिया होता है। प्लांट से कुछ दूर पर आम लोग इस दृश्य को आतिशबाजी समझकर पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी आसमान को देख रहे होते हैं। उन्हें असलियत का बिल्कुल भी पता नहीं होता। कुछ ही देर में रूही जैसा कुछ हवा में उड़कर आता है। बेचारे बच्चे बर्फ समझकर उसको खेलने लगते हैं और बड़े भी माहौल का मजा ले रहे होते हैं। वे ये नहीं जानते कि ये रेडिएशन से भरा हुआ एक राख है। प्लांट के अंदर एलेक्स कुछ चेक करने जाता है तो वहाँ एक आदमी बैठा होता है जिसने कोर रूम का दरवाजा पकड़ रखा था और रेडिएशन से उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा था। वो कहता है सर जाने से पहले मुझे एक सिगरेट दिला दीजिए। फिर सिगरेट मुंह में रखकर कहता है कि सर अब तो आपसे नरक में ही मुलाकात होगी। तब अचानक ऊपर से पानी गिरता है। लगता है फायर फाइटर्स पानी फेंक रहे हैं। बाहर वे लोग आग बुझा रहे होते हैं। तब उनका चीफ वेस्ली से कहता है कि अब हमें अंदर जाकर पानी डालना चाहिए। वेस्ली मुड़कर अपने दोस्त को देखता है। अब उसके हाथ लगभग पिघल चुके हैं। वेस्ली को डर होता है कि अंदर जाने से उसकी भी यही हालत हो जाएगी। इतना ही नहीं, बाहर आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स भी अब लाल रंग के होने लगते हैं। लेकिन वेस्ली ड्यूटी का पक्का होता है और अपनी पत्नी के बारे में सोचता हुआ वो अंदर जाता है। अब एलेक्स बाकी साइंटिस्ट को बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें कोर रूम के अंदर जाकर उस पर पानी डालकर ठंडा करना है। पर वे सब जानते हैं कि उस रूम में मौत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन यहाँ रहकर भी ये लोग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाले हैं। उनमें से एक नौजवान लड़का होता है जो भारी दिल के साथ बाहर जाता है। प्लांट के अंदर डे शिफ्ट के साइंटिस्ट वेट कर रहे होते हैं। उन्हें भी नहीं बताया जाता कि वहाँ क्या हाल हुआ है। वे कैजुअली बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं यार, लगता है किसी ने बॉम्ब सेट कर दिया होगा, उसका पता लगाने के लिए हमें बुलाया होगा। अब इस तरह सच से बेखबर वे खुद अपना जनाजा उठवाने आए होते हैं। तब अंदर से एक आदमी आकर पूछता है कि क्या किसी को पता है कि अच्छा वाला डोसीमीटर कहाँ है?
मैं जानता हूँ वो उस बिल्डिंग में है। ये कहकर एक आदमी उसके साथ जाता है। अब मीटिंग रूम में विक्टर और कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं। एक कोने में डेथलो भी चुपचाप बैठा होता है। विक्टर बताता है कि ये एक छोटी सी दुर्घटना है और बहुत ही जल्द सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। वे रेडिएशन की रीडिंग पूछते हैं तो विक्टर बताता है कि सिर्फ 3.6। अब एग्जीक्यूटिव ही मान जाते हैं कि सिर्फ टैंक फटा है और वो तो ठीक किया जा सकता है। एक भला आदमी कहता है कि 3.6 कम ही सही, वो भी रेडिएशन है, इसलिए हमें ये बात आम जनता को बता देनी चाहिए क्योंकि इतने कम रेडिएशन से भी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इतना ही नहीं, हमें आसपास के लोगों को यहाँ से दूर किसी जगह शिफ्ट करवाना चाहिए। तब विक्टर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा परिवार भी तो यहीं रहता है और अगर बात उतनी सीरियस होती तो क्या मैं अपने परिवार को ऐसे ही यहाँ मरने के लिए छोड़ देता? ऐसा कुछ नहीं है सर। तब एक बुजुर्ग उठकर कहता है, देखिए मैं इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर हम पब्लिक को बिना तकलीफ दिए इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव तो यह है कि हम इसे यहीं पर सॉल्व कर दें बिना किसी को बताए। अब विक्टर कहता है, देखा आपने, बुजुर्ग लोग तो हमेशा ठीक ही कहते हैं। अब इस तरह से बातचीत करके सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये बात पब्लिक को नहीं बतानी चाहिए। मीटिंग खत्म करके सभी बाहर जाते हैं। विक्टर, निकोला और डेथलोव कमरे में रुकते हैं। तब एक साइंटिस्ट डरा हुआ वहाँ आकर कहता है, मैंने अभी डोसीमीटर चेक किया, रेडिएशन लेवल 1000 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। 1000 से ज्यादा? हमारा डोसीमीटर तो 3.6 ही दिखा रहा था। तुमने कोई पुराना डोसीमीटर यूज किया होगा। नहीं सर, मुझे भी ये डाउट था, इसलिए मैंने मिलिट्री से डोसीमीटर लेकर चेक करवाया। उसमें 200 दिखा रहा था। हर डोसीमीटर की एक लिमिट होती है और मिलिट्री डोसीमीटर की लिमिट मैक्सिमम 200 ही होती है। सर, दरअसल हम गलत डोसीमीटर यूज कर रहे थे। हमारे डोसीमीटर का मैक्सिमम लिमिट 3.6 ही है, इसलिए वो 3.6 ही दिखा रहा था। मैंने ज्यादा लिमिट वाले डोसीमीटर से भी चेक किया तो रेडिएशन हर बार डोसीमीटर के हाईएस्ट लेवल पर ही दिखा रहा था। इसका मतलब यह है कि सर, इस जगह का रेडिएशन सारे हद पार कर चुका है। अब भी डेथलोव खुद को सही साबित करने के लिए पूछता है कि एक मिनट को, क्या तुमने अपनी आंखों से उस न्यूक्लियर कोर को फटते हुए देखा है? सर, क्या आप नहीं जानते कि वहाँ जाने में मौत निश्चित है? फिर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो मीटर दिखा रहा है। इस पर डेथलोव चिल्लाने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम चुप रहो और यहाँ कर मेरा सर मत खाओ, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। पर इतने में डेथलोव खून की उल्टी करने लगता है क्योंकि वो खुद इतनी देर उस पावर प्लांट के अंदर था। विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। अब ये साइंटिस्ट विक्टर और उसके पार्टनर के पास फंस जाते हैं। वे कहते हैं कि अब तुम हमारे ऑर्डर ही मानोगे, समझे? इस वक्त तुम कोर रूम में जाकर चेक करो और इस तरह उनकी जान खतरे में डालकर दोनों चले जाते हैं। अब एलेक्स अपने जूनियर को लेकर न्यूक्लियर कोर को पानी सप्लाई करने जाता है। उसका जूनियर बेचारा रोते हुए पानी का वेल्व खोल रहा होता है। रेडिएशन के एक्सपोजर से उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और वेल्व घुमा ही नहीं पाता। अब मीटिंग रूम से वो साइंटिस्ट कोर रूम चेक करने के लिए बिल्डिंग नंबर 4 में जाता है। वो टेरेस पर चढ़कर देखता है कि पूरी जगह फटकर राख हो गई है और उसमें से खतरनाक रेडिएशन निकल रहा होता है। उसे सिर्फ 1 सेकंड देखकर वो हमें देखता है। 1 सेकंड में उसका चेहरा एकदम लाल होने लगता है और ये है रेडिएशन की पावर। तभी डेथलोव को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। वहाँ कई लोग खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। तब प्लांट की चिमनी से एकदम काले रंग का धुआं निकल रहा होता है और खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन हवा में मिक्स हो रहा होता है। उसे देखने के बाद ही डेथलोव रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वेतलेना कुछ देर आराम कर रही होती है कि अचानक कई एम्बुलेंसेस के सायरन सुनाई पड़ते हैं। वो खिड़की से देखती है कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस आ रही है। उनमें पावर प्लांट के काम करने वाले और पास के लोग बहुत ही बुरी हालत में वहाँ आते हैं। ये दृश्य देखकर वेतलेना चौंक जाती है और तुरंत अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होती है। अगले शॉट में हमें हीरो वेल्ड्री दिखाया जाता है, जिसे हमने पहले सीन में देखा था। उससे एक कॉल आता है और उसकी नींद खुलती है। यूक्रेन के टॉप ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि सर, हम जानते हैं कि परमाणु शक्ति के विषय में आपने कई सालों का रिसर्च किया है और हमें आप जैसे एक एक्सपर्ट की मदद की जरूरत है। तो मिस्टर वैली, क्या आप इस वक्त चैनेबल के लिए निकल सकते हैं? ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और गवर्नमेंट आपसे मदद मांग रही है। इमरजेंसी सुनते ही वेल्ड्री कहता है, मैं अभी निकल रहा हूँ। अब पावर प्लांट का रेडिएशन हवा में फैलने लगता है। प्लांट से कुछ दूर शहर में लोग अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त होते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सभी अपना काम कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट ने इस दुर्घटना के बारे में उनसे कुछ भी नहीं बताया होता है। 1 या 2 मिनट में रेडिएशन इनको भी अटैक करने वाला है। लेकिन इस बात से बेखबर लोग बाहर घूम रहे होते हैं। तब आसमान से एक पक्षी नीचे गिरता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। रेडिएशन का पहला शिकार हमेशा पक्षी होते हैं। अब इस दृश्य के साथ ही ये पहला एपिसोड यहाँ पर दोस्तों खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में पहले एपिसोड की कुछ घटनाओं को दिखाया जाता है। फिर चैनेबल से बहुत दूर मिन्स्क नाम के शहर के न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं। वहाँ सुबह लगभग 8:30 बजे रेडियो बज रहा होता है। चैनेबल दुर्घटना के बाद लगभग 7 घंटे हो चुके हैं। इस इंस्टीट्यूट में सीरीज की हीरोइन उलाना को दिखाते हैं, जो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है और दिन रात इसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करती रहती है। इस वक्त बेचारी थकान के मारे बैठी सो रही है। तब उसका असिस्टेंट कॉफी लेकर आता है और कहता है, मैम, कल रात भी आप यहाँ पर सो गई थी। अरे यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? ये कहकर वो खिड़कियाँ खोलने लगता है। अब खिड़की खोलते ही उस इंस्टीट्यूट में डोसीमीटर का अलार्म बजने लगता है। वो तुरंत जाकर उसे चेक करता है और घबराते हुए आकर कहता है, मैडम, उसमें 9 पॉइंट्स दिखा रहा है। उलाना शॉक हो जाती है कि कहीं अपने इंस्टीट्यूट में कुछ लीक तो नहीं हुआ। नहीं, इतनी देर से मैं यहीं पर हूँ मैम, कहीं ये अमेरिकन का काम तो नहीं।
वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उस वक्त अमेरिकन और जर्मन की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। मुझे तो कुछ और ही सीरियस बात लगती है। अब ये कहकर वो फिर दरवाजा खोलती है तो फिर अलार्म बजने लगता है। अब वो ग्लास के बाहर ही हिस्से को टिश्यू पेपर से पहुंचती है और उस टिश्यू पेपर को तुरंत पास वाली लैब में लेकर जाती है। जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो चौंक जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को एक्सप्लेन करती है कि ये यूरेनियम है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। ये तभी बाहर निकलता है जब न्यूक्लियर कोर फट जाता है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ आसपास कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? वो कोई कैलकुलेशन करके बताता है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर एक पावर प्लांट है। वो उस पावर प्लांट को फोन करती है, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा कोई एक्सीडेंट वहाँ नहीं हुआ है। तब उलाना सोचने लगती है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो अगला न्यूक्लियर पावर प्लांट तो चेनेबल में है, लेकिन वो तो 400 किलोमीटर दूर है। फिर वो घबराती हुई चेनेबल पावर प्लांट को फोन करती है, लेकिन वहाँ फोन उठाने के लिए कौन बैठा है? फिर क्या, उलाना समझ जाती है कि 400 किलोमीटर पार करके रेडिएशन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो तुरंत आयोडीन टैबलेट्स निकाल कर अपने असिस्टेंट को देती है और कहती है तुम ये टैबलेट ले लो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। वो खुद भी उस जगह से निकल जाती है। अगले शॉट में चेनेबल के हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर और नर्सेस भाग दौड़ कर रहे होते हैं। एक के बाद एक करके पेशेंट्स आते ही रहते हैं और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। मेडिकल स्टाफ इतनी तादाद में पेशेंट्स को संभाल ही नहीं पाता, लेकिन किसी तरह मैनेज कर रहे होते हैं। ये पेशेंट्स वही लोग हैं जो पावर प्लांट में काम कर रहे हैं और ऊपर से बेचारे फायर फाइटर्स जो प्लांट में यही सोच कर आए थे कि सिर्फ आग लगी है, वे भी रेडिएशन के कारण बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। सभी के शरीर एकदम लाल हुए होते हैं और उनकी खाल पूरी तरह से निकल चुकी होती है। एक फायर फाइटर बहुत ही जल चुका होता है और एक डॉक्टर उसके घावों पर कोई लिक्विड लगा रहा होता है। तब डॉक्टर वेटलाना फुर्ती से वहाँ कर कहती है, डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? ये लोग रेडिएशन से पीड़ित हुए हैं और उनके कपड़े भी रेडिएशन छोड़ रहे होंगे। चलिए आप लोग जल्दी से इनके कपड़े चेंज करवाइए। ये कहकर वो जल्दी जल्दी उनके कपड़े बदलने में मदद करती है। वो बहुत ही समझदार डॉक्टर है और रेडिएशन के खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझती है। बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। वे प्लांट के वर्कर्स और फायर फाइटर्स के परिवार वाले हैं जो चिल्ला रहे होते हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए। भीड़ के बीच से लिडिया किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की भीड़ होती है और लिडिया अपने पति वेस्ली को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। तब रेडिएशन से पीड़ित लोगों के कपड़े को मेडिकल स्टाफ एक कमरे में फेंक रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वेटलाना अपने हाथ देखती है तो वो भी लाल होने लगता है और उसे लगता है कि उसकी खाल पिघल रही है। अब वो भी रेडिएशन से पीड़ित हो चुकी है। अब हमें इस सीरीज के हीरो वेलरी को दिखाते हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस साइंटिस्ट है। चैनेबल के टॉप ऑफिशियल्स ने वेलरी को यहाँ बुलाया है। वो सोच रहा होता है कि इतनी हड़बड़ी में मुझे क्यों बुलाया है। तब वहाँ के एक सेक्रेटरी आकर उससे कुछ रिपोर्ट्स देकर कहती है, सर जब तक मेरे बॉस नहीं आ जाते आप ये रिपोर्ट जरा स्टडी कर लीजिए। इन रिपोर्ट से आप जान जाएंगे कि चैनेबल पावर प्लांट में क्या हुआ है। वेलरी उसे कैजुअली पढ़ने लगता है। पहला पेज पढ़कर जब वो दूसरे पेज पर पहुंचता है तो उसे पढ़कर तो वो सुन्नी हो जाता है। उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। अब उसे सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आने लगती है। तब उसे मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन वो उस रिपोर्ट को ही देखता रहता है। किसी तरह उठकर वो मीटिंग में जाता है। मीटिंग में चैनेबल के टॉप ऑफिशियल्स, जनरल्स वगैरह आए होते हैं। बीच की कुर्सी पर सोवियत संघ का जनरल मिखाइल गोर्बाचेव बैठा होता है जो सोवियत संघ का हाईएस्ट ऑफिशियल है। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। वो मीटिंग की शुरुआत करता है और कहता है कि इस विषय की टेक्निकल डिटेल्स हमारे डेप्यूटी चेयरमैन बोरिस बताएंगे। बोरिस कहता है कि रेडिएशन फेल जरूर हुआ है, लेकिन खतरनाक लेवल से बहुत कम है। डोसीमीटर सिर्फ 3.6 ही दिखा रहा है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक नॉर्मल एक्सरे रेडिएशन के बराबर है। इसे हैंडल करना बहुत ही आसान है। बोरिस भी बिल्कुल पहले एपिसोड के डेथलोप की तरह लापरवाह होकर बात कर रहा होता है। वेलरी चौंक कर उसको देख रहा होता है कि इतनी बड़ी पदवी पर होकर ये आदमी इतना ढीला कैसे हो सकता है। इतने में बोरिस कहता है, तो इस छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी मीटिंग की जरूरत ही नहीं थी। चलिए मीटिंग खत्म हुई। इस पर सब उठकर जाने ही वाले होते हैं कि वेलरी टेबल पर जोर से पीटता है और कहता है यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। मीटिंग खत्म नहीं हुई है। अब गोर्बाचेव पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वहाँ क्या चल रहा है इस बात की खबर भी है आप लोगों को? मैंने अभी भी रिपोर्ट पढ़ी है। इस रिपोर्ट का आप लोग इतने घंटों से अचार डाल रहे थे क्या? अब बोरिस कहता है, आप भले ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन यहाँ की असलियत जाने बगैर आप ये बकवास क्या कर रहे हैं? मिस्टर बोरिस, मैं वही कह रहा हूँ जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। प्लांट में आग लगी थी, जिसके बाद फायर फाइटर्स वहां पहुंचे। एक फायर फाइटर्स ने नीचे से एक काले रंग का पत्थर उठाया और उसे उठाते ही उसका हाथ पिघलने लगा। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वो पत्थर नहीं, ग्रेफाइट का टुकड़ा है जो न्यूक्लियर कोर के फटने से टूटकर बाहर आकर गिरा है। इसका मतलब कोर खुल पड़ा है और हाई लेवल रेडिएशन उसमें से निकल रहा है और तेजी से फैल रहा है। तब बोरिस कहता है कि वेलरी, आपको हमने यहाँ लेक्चर देने नहीं बुलाया है। आपको सिर्फ प्लांट में जाकर ये पता लगाना है कि वहाँ क्या हुआ है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है। इतना ही नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी चेक करके बता दिया है कि रेडिएशन सिर्फ 3.6 है। बात को समझो मिस्टर बोरिस, वहाँ के सारे मीटर्स लो लेवल के हैं जिनका मैक्सिमम 3.6 ही है। उससे ज्यादा वाला रेडिएशन वो मेजर नहीं कर सकते। अब वहाँ रेडिएशन का लेवल क्या है ये कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। बोरिस अब भी मानने को तैयार नहीं होता। तब गोर्बाचेव और बाकी ऑफिशियल्स धीरे धीरे बैठने लगते हैं। गोर्बाचेव कहता है, वेलरी सर, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि हमें ठीक से समझ आ जाए। तब वेलरी बताना शुरू करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को काम करने के लिए फ्यूल या ईंधन की जरूरत होती है और वो ईंधन है यूरेनियम 235। हर तत्व की तरह यूरेनियम एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एटम्स पर लाइट की स्पीड से न्यूट्रॉन को फायर किया जाता है तो उसके 4 से एटम के टुकड़े हो जाते हैं। उनमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स फिर से और भी कई एटम्स
पर लाइट की स्पीड से फायर होते हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं और इससे अत्यधिक एनर्जी और गर्मी पैदा होती है। ये न्यूट्रॉन्स इतने तेज होते हैं कि किसी भी चीज को चीर कर अंदर आ सकते हैं, जैसे कंक्रीट या पत्थर की दीवार इंसान के शरीर को भी चीर सकते हैं। ऐसा होने से दीवार या शरीर के अंदर के एटम्स तहस नहस हो जाते हैं। यहाँ प्लांट में न्यूक्लियर कोर के फटने से यूरेनियम के एटम्स करोड़ों की तादाद में उसी फोर्स के साथ बाहर निकल चुके हैं और उनका फोर्स इतना ज्यादा है कि 200 साल में भी उनका असर कम नहीं होगा। अगर हम कोशिश करके कोर को ठंडा भी कर देते हैं तो अगले 50 साल तक इसका असर होता ही रहेगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इस तरह का रेडिएशन हवा के जरिए न जाने कितनी दूर पहुंच चुका होगा। अब ये चैनेबल की समस्या नहीं बल्कि इंसानियत के विनाश की शुरुआत है। ये सुनकर गॉर्बेचोव शॉक हो जाता है। फिर वो बोरिस से कहता है कि आप वेलेरी को लेकर अभी उस प्लांट में जाइए और कंफर्म कीजिए कि कोर फटा है या नहीं। बोरिस वेलेरी को साथ नहीं ले जाना चाहता। तब गॉर्बेचोव कहता है, बोरिस तुम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते। वेलेरी एक साइंटिस्ट है और वो हमारी मदद कर सकता है, इसलिए तुम उसको साथ लेकर जाओ। अब इसके साथ मीटिंग खत्म होती है। बोरिस और वेलेरी मिलिट्री हेलीकॉप्टर में चैनेबल पावर प्लांट में जा रहे होते हैं। बोरिस बहुत ही अकड़ कर कहता है, तुम मुझे क्लियरली समझाओ कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करता है। वेलेरी बहुत गुस्से में होता है और सोच रहा होता है कि इस विनाश को कैसे रोका जाए। फिर वो कहता है, मिस्टर बोरिस, इस तरह 1 मिनट में समझाने वाली बात होती तो आप 1 मिनट में पीएचडी कर लेते। देखो वेलेरी, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये गार्ड्स तुमको नीचे फेंक देंगे। अब वेलेरी चिढ़कर एक्सप्लेन करना शुरू करता है। देखिए मिस्टर बोरिस, पुराने मेथड में हम लोग कोयले को जलाकर उससे पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म होकर भाप बनता है और उस प्रेशर से टरबाइन घूमते हैं। इस टरबाइन के जरिए जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और अब इस नए मेथड में कोयले को जलाने की बजाय हम यूरेनियम 235 के एटम्स पर न्यूट्रॉन्स को फायर करते हैं और उस फोर्स से एटम्स में तोड़फोड़ मचाते हैं। इससे और कई गुना फोर्स पैदा होता है जिसे फ्लक्स कहा जाता है। ये फोर्स बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा करता है जिससे पानी भाप बनता है और इस भाप के प्रेशर से टरबाइन घूमते हैं। इस टरबाइन के घूमने से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एटम्स और बाकी पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा फोर्स होता है और उनके फोर्स और स्पीड को कम करने के लिए कंट्रोल रॉड्स की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल रॉड्स इन फास्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिएक्टर के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। यही सब चैनेबल के पावर प्लांट में हो रहा है। जब वैली अपनी एक्सप्लेनेशन खत्म करता है तो कुछ देर बोरिस उसको टुकुर टुकुर देखता है और फिर अकड़ कर कहता है, ओके, अब मुझे पता चल गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वेलेरी कुछ नहीं कहता। लगता है ये बोरिस का बेहुदा मजाक। अब हॉस्पिटल के अंदर दिखाते हैं। लिडिया भी वेस्ली को ढूंढ रही होती है। एक फायर फाइटर के हाथ में बच्चा होता है और वो बेचारा सबसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेरा शरीर रेडिएशन से पिघल रहा है, प्लीज इस बच्चे को कोई बचा लो। तब वहाँ एक नर्स आकर कहती है, मैम आप जरा जाइए वरना रेडिएशन आपको भी अटैक कर देगा। लिडिया वहाँ से चली जाती है और एक सोल्जर से अपने पति के बारे में पूछती है। वो कहती है कि कुछ देर पहले ही वेलेरी को हमने मॉस्को भेजा है। मॉस्को? लेकिन मैं वहाँ जाकर उसको कैसे मिल सकती हूँ? तब वो बताता है कि जो लोग बहुत बुरी हालत में थे उन्हें मॉस्को भेजा गया है। यहाँ बोरिस और वेलेरी चैनेबल के पास पहुंच गए हैं और तब वेलेरी कहता है, वो देखिए कोर जरूर फट गया है और उसके अंदर का ग्रेफाइट हर तरफ धुआं बनकर उड़ रहा है। वो बहुत ही घबरा कर सब देख रहा होता है। लेकिन बोरिस कहता है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पायलट तुम जरा उस प्लांट के पास जाओ। वेलेरी शॉक होकर कहता है कि क्या बकवास ऑर्डर दे रहे हो? पास जाएंगे तो ना ही हेलीकॉप्टर बचेगा और ना ही हमारी जान बचेगी। पायलट तुम उस जगह से दूर ही रहना। अब इन दोनों की हाँ और ना के बीच में पायलट कंफ्यूज हो जाता है। तब बोरिस कहता है, अगर तुम हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं ले गए तो तुम्हें यहीं पर उड़ा दूंगा। बेचारा पायलट प्लांट की ओर जाने लगता है। वेलेरी पायलट के पास जाकर कहता है, सुनो मेरे दोस्त, गन से उड़ा दिया तो तुरंत मौत आ जाएगी, लेकिन अगर हम वहाँ गए तो 3-4 दिन तक शरीर सड़ने लगेगा और तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। क्या तुम ऐसी मौत मरना चाहते हो? अब ये सुनकर पायलट टेंशन में आ जाता है और हेलीकॉप्टर घुमा देता है। अब मिन्स्क में उलाना अपने शहर के मेयर से मिलने आई होती है। बहुत इंतजार के बाद वो मटक मटक कर आता है और उलाना उससे कहती है, सर यहाँ से 400 किलोमीटर की दूर पर चैनेबल का पावर प्लांट है और उसका न्यूक्लियर रेडिएशन ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका है, इसलिए हमें तुरंत अपने लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। हाँ मैडम, मुझे भी खबर मिल चुकी है, लेकिन चैनेबल तो बहुत दूर है। वहाँ के एक्सीडेंट से मिन्स्क के लोगों को क्या लेना देना? सर मैं न्यूक्लियर एनर्जी के खतरे के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ लोगों की जान को खतरा है। मैं जानता हूँ कि तुम इस विषय में एक्सपर्ट हो, लेकिन यहाँ का मेयर मैं हूँ, तुम नहीं। मुझे ऑर्डर देना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। अब उलाना परेशान होती है क्योंकि बात की गंभीरता को कोई समझने को तैयार नहीं होता। वो बाहर आती है तो मेयर की पीए बैठी होती है। उलाना उसे आयोडीन टैबलेट्स देकर कहती है, ये शहर मिटने वाला है, ये टैबलेट्स ले लो और जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को लेकर इस शहर से दूर चले जाओ। पीए डर के मारे तभी एक टैबलेट ले लेती है। यहाँ वेलेरी की टीम पावर प्लांट से दूर एक आर्मी बेस में लैंड करती है। वहाँ विक्टर और निकोला आते हैं। बोरिस और वेलेरी पूछते हैं कि कोर कैसे फटा, लेकिन वे कहते हैं कि अरे नहीं सर, कोर कहाँ फटा है, पर तुम्हारे प्लांट के चारों ओर ग्रेफाइट बिखरा पड़ा है और हवा में भी ग्रेफाइट के पार्टिकल्स फैल रहे हैं। इस बारे में तुम क्या कहते हो? नो सर, वो ग्रेफाइट नहीं, सीमेंट की धूल है। विक्टर मेरे भाई कान खोलकर सुन लो, मुझे नहीं पता कि ग्रेफाइट कैसा होता है, लेकिन ये जरूर पता है कि सीमेंट कैसी होती है, इसलिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातें किसी और को सुनाना। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि कोर फटा है या नहीं।
सर वो अब तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने यही बताया है कि कोर नहीं फटा। तब एक आर्मी ऑफिसर आकर कहता है, सर आपने जो हाई रेंज डोसीमीटर मंगवाया था वो मैं ले आया हूँ। हमने उसे एक आर्मी ट्रक में फिक्स किया है क्योंकि वो मीटर जरा बड़ा है। तो क्या आपका कोई आदमी डोसीमीटर लेकर प्लांट के अंदर चेक कर सकता है कि रेडिएशन कितना है? वेलरी कहता है कि वो सब इतना आसान नहीं है ऑफिसर। उस ट्रक ड्राइवर से लेकर चेक करने वाले आदमी तक सबको प्रॉपर प्रोडक्टिव गियर पहनकर ही अंदर जाना होगा। इतना ही नहीं, ट्रक को भी रेडिएशन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन देना होगा। अब उस रात वो आर्मी ऑफिसर खुद जाकर चेक करने को राजी हो जाता है। उसने प्रोडक्टिव सूट पहना होता है जिसकी 5 लेयर्स होती हैं, ऊपर से बहुत ही भारी मास्क पहना होता है। वो ट्रक लेकर प्लांट के अंदर जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है तो तुरंत पूरे ट्रक पर केमिकल्स और पानी मारकर उसको साफ किया जाता है। ऑफिसर्स के सूट को भी पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है और कहता है कि सर आपने जो 3.6 रीडिंग बताई थी वो गलत थी। इस डोसीमीटर में 15,000 पॉइंट्स रेडिएशन दिखा रहा है। इस मीटर का मैक्सिमम लिमिट यही है और हमें लगता है कि असलियत में यहाँ रेडिएशन और भी ज्यादा होगा। अब सबका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। विक्टर और निकोला की तो सांस ही रुक गई होती है। तब बोरिस वेलरी से पूछता है कि इस लेवल के रेडिएशन का क्या असर होता है। बोरिस, मेरे पास ये एक्सप्लेन करने के शब्द नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे उनसे लगभग 50 गुना ज्यादा असर पड़ेगा। अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा और सोवियत संघ ही नहीं यूरोप ही मिट जाएगा। तब बैकग्राउंड म्यूजिक ऊंचा होता है और विक्टर और निकोला को तुरंत अरेस्ट किया जाता है। जाते वक्त निकोला चिल्लाता है कि सारी मुसीबत की जड़ वो ड्योतलब है जिसने हमें धोखे में रखा। अब बोरिस वेलरी से पूछता है कि अब हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। इस वक्त इस रेडिएशन के असर को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम चाहो तो मैं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स बुला सकता हूँ, ऊपर से इस प्लांट पर पानी डाल देंगे। बेचारा वेलरी इन लोगों को समझाते समझाते थक चुका है और कहता है, सर ये कोई जंगल की आग नहीं जो पानी से बुझ जाएगी। ये रेडिएशन है, रेडिएशन। आप बोरोन और रेत का इंतजाम कीजिए, उससे रेडिएशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि बोरोन भी सोडियम में कैल्शियम की तरह एक तत्व है जो न्यूक्लियर रिएक्शन की गति को धीमी कर सकता है। और आप तो जानते ही होंगे रेत आग और धुएं को कम कर सकता है। इसलिए वेलरी ये दोनों मंगवाता है। लेकिन कितना रेत और बोरोन चाहिए? सर जितना हो सके उतना मंगवाइए। पर कितने की जरूरत पड़ेगी? सर 50,000 टन चाहिए। अब ये सुनकर आर्मी ऑफिसर का सर चकरा जाता है और सर तुरंत यहाँ के लोगों को कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। लेकिन वेलरी थोड़ी देर में सब कैसे होगा? सर वो देख रहे हैं आप, वहाँ से जो कुछ बाहर आ रहा है वो सब रेडिएशन है, वो हवा में मिक्स होता जा रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर, आप कुछ तो कीजिए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जल्दी से बोरोन और रेत का इंतजाम कीजिए। अब वहाँ हर तरफ खलबली मची होती है और बोरोन और रेत का इंतजाम हो रहा होता है। इस डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। वेलरी को एक होटल रूम दिया जाता है। वो बहुत ही टेंशन में होता है और हर बार ड्रिंक करने जाता है। बारटेंडर एक ग्लास में ड्रिंक डालने जाती है लेकिन वेलरी कहता है इसमें मत डालो, वो वहाँ जो ग्लास कवर करके रखा है उसमें डाल कर दो। वेलरी जानता है कि वहाँ की हर चीज पर रेडिएशन फैल चुका है और इसीलिए वो बंद किया हुआ ग्लास मांगता है। वहाँ एक जोड़ी खड़ी होती है जो शहर घूमने आई होती है। वे पूछते हैं, आप उस फायर एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हैं ना, क्या हो रहा है वहाँ? लेकिन वेलरी कहता है, नहीं नहीं, मैं आपकी तरह चैनिवल घूमने आया हूँ। इस तरह वो उनके सवाल को टाल देता है। अब अगले दिन चैनिवल पावर प्लांट के पास एक जंगल को दिखाते हैं जहां जानवर मरे पड़े हैं और पेड़ पौधे भी एकदम सड़ चुके हैं। अब इस घटना को हुए 30 घंटे हो चुके हैं और कई हेलीकॉप्टर्स में बोरोन और रेत आ चुका है। दूर एक बिल्डिंग से वेलरी और बोरिस बाइनोकुलर से देख रहे होते हैं। बोरिस वेलरी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स को बता रहा होता है कि तुम इस लेवल से और आगे मत जाना और धुएं से दूर ही रहना, वहीं से रेत और बोरोन फेंकते रहो। हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं सर, अंदर नहीं जाएंगे तो ठीक से कैसे फेंकेंगे? देखो मेरी बात मानो, अंदर मत जाओ, समझेगी नहीं? लेकिन इस बीच एक हेलीकॉप्टर धुएं के अंदर चला जाता है। अरे तुम पागल हो क्या? इतनी देर से मैं गला फाड़ फाड़ कर कह रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अब उस हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशन की वजह से फटकर नीचे गिरता है। तब जाकर बोरिस रेडिएशन की पावर को समझ पाता है। वही नहीं, हमें भी पता चलता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन इतना नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी हेलीकॉप्टर्स उस रिएक्टर कोर को ठंडा करने के लिए रेत और बोरोन डाल रहे होते हैं। यहाँ उलाना को दिखाते हैं जो चैनेवल में किसी को जानती है। उसकी मदद से वो किसी सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करके पावर प्लांट की डिटेल्स निकाल लेती है। तब उससे पता चलता है कि प्लांट पर बोरोन और रेत फेंका जा रहा है। ओह गॉड, ये लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वो जल्दी से निकलती है। असिस्टेंट के पूछने पर वो बताती है कि मैं चैनेवल जा रही हूँ। यहाँ चैनेवल में वेलरी अपने कमरे से बाहर देख रहा होता है। तब बोरिस आकर कहता है, वेलरी अब चिंता की कोई बात नहीं है। पीस हेलीकॉप्टर में बोरोन और रेत आ चुका है और वे प्लांट पर उन्हें फेंक रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन वेलरी बहुत ही परेशान होता है। वेलरी इस तरह मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? हम तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो कर ही रहे हैं। वो तो ठीक है बोरिस, लेकिन हम भी अब रेडिएशन से पीड़ित हो चुके हैं। इस वक्त तो हम ठीक है, लेकिन 5 साल के अंदर ही हम भी मर जाएंगे। ये सुनते ही बोरिस मायूस होकर बैठ जाता है। अब वो रियलाइज करता है कि सिर्फ प्लांट से दूर रहने से रेडिएशन से बचा नहीं जा सकता। दोस्तों दरअसल हर चीज से एक प्रकार का रेडिएशन निकलता है। इंसान और दूसरे जीव जंतु भी रेडिएशन निकालते हैं, लेकिन ये बहुत ही वीक होते हैं और उनसे हम पर असर नहीं होता। ये प्राकृतिक होते हैं। लेकिन इस तरह यूरेनियम जैसे तत्व पर फोर्स इस्तेमाल करके जो रेडिएशन पैदा होता है वो प्रकृति के खिलाफ है और इसीलिए इतना हानिकारक है। इस
बारे में अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बोरिस हार मान चुका होता है और तब जले पर नमक छिड़कने के लिए एक कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि न्यूज़ स्वीडन तक फैल चुकी है और अमेरिका भी सैटेलाइट से इस जगह को वॉच कर रहा है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि चेरनोबिल का रेडिएशन हवा में फैल गया है। तब बोरिस खिड़की से देखता है कि विनाशकारी घटना से बेखबर बच्चे और बड़े हर तरफ चल फिर रहे होते हैं। ये देखकर वो अंदर ही अंदर मर रहा होता है। वैलेरी कहता है, सर सिर्फ इस जगह पर ही लगभग 1 लाख होंगे, हमें न्यूज़ में अनाउंस कर देना चाहिए कि लोगों को यहाँ से दूर जाना चाहिए। बोरिस बिल्कुल वैसा ही करता है। अब 36 घंटे हो चुके हैं और चेरनोबिल के अंदर कई बसेस आ रही होती है। अब यहाँ के लोगों को इन बसेस में ले जाया जाएगा। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिलिट्री ने ली होती है। वे घर घर जाकर अचानक के लोगों को घर खाली करने को कहते हैं। अपने आप को उनके जगह पर इमेजिन करके देखिए कि अपने घर से अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़े तो हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। ऊपर से अगर ये पता चल जाए कि ये जगह अब रहने लायक नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी एकदम शून्य हो जाएगी, है ना। इस मानसिक स्थिति में लोग जल्दी जल्दी अपने हाथ में जो मिला वो सब समेटकर बस में चढ़ रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स को भी जल्दी जल्दी बस में चढ़ा रहे होते हैं। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहे होते हैं बेचारे। और दुख की बात तो यह है कि वे सब रेडिएशन से ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन शायद वे कुछ भी ये नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि वे कितने दिन जिंदा रहेंगे और किस हालत में जी पाएंगे। सारा दिन यही चल रहा होता है और रात को किसी भी तरह लोगों को लेके जाते हैं। इन्हें चेरनोबिल से जितनी दूर हो सके उतनी दूर ले जाना होगा। एक सीन में हमारा दिल बहुत ही भारी हो जाता है क्योंकि बसेस में सिर्फ इंसानों को ले जाते हैं, पेट्स को अलाउ नहीं करते। जो पेट्स इंसानों के भरोसे उनके साथ रहे उन्हें वहीं मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक पेट तो बेचारा अपने ओनर की बस के पीछे डोर तक भागता है। अब सारी बसेस चेरनोबिल से बाहर जा रही होती है, लेकिन एक गाड़ी शहर के अंदर जाने की परमिशन मांग रही होती है। उसमें बैठी है मिन्स्क से आई हुई उलाना। वो शहर के अंदर जाने की जिद कर रही होती है। देखिए मैडम, अगर आपने जिद की तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। हाँ मैं यही तो चाहती हूँ, मुझे जो चाहे कर लीजिए, लेकिन मैं आपके हायर ऑफिशियल से मिलना चाहती हूँ। ये जिंदगी और मौत का सवाल है सर। फिर उलाना को अरेस्ट करके वैलेरी और बोरिस के पास ले जाया जाता है। बोरिस बिल्कुल टूट चुका होता है और वैलेरी उसको दिलासा दे रहा होता है। उलाना तुरंत कहती है कि मैं मिन्स्क से एक फिजिसिस्ट हूँ, आप लोग यहाँ जो बोरोन और रेत स्प्रे कर रहे हैं उसे तुरंत रोक दीजिए। वैलेरी कहता है, हमने पूरी तरह से जांच करके ये काम शुरू किया है। रेत और बोरोन से कम 1 महीने तक न्यूक्लियर कोर को ठंडा किया जा सकता है। नहीं मिस्टर वैली, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने ये प्रोसेस जारी रखी तो 2 दिन में ही सब कुछ मिट जाएगा। उलाना, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज जरा साफ साफ बताइए। सर, न्यूक्लियर कोर के नीचे पानी का टैंक है और अगर रेत और बोरॉन उसमें गिर गए तो उसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो जाएगा और वो पानी भाप बनकर हवा में मिक्स होने लगेगा। उससे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी सर। उलाना, हमने पूरी चेकिंग की है, उस टैंक में पानी नहीं है। वैलेरी, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। पहले उसमें पानी नहीं था, लेकिन उस वक्त आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने प्लांट के अंदर जो पानी डाला था वो टैंक में भरा पड़ा होगा। अब भी आप यही कहेंगे कि ऊपर से बोरॉन और रेत डालते जाओ। अब ये सुनकर वैलेरी का चेहरा पीला पड़ने लगता है। ये बात मेरी सोच में क्यों नहीं आई? कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। बोरिस के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्या भाषा बोल रहे हैं। वो डर के मारे पुतले की तरह बैठा होता है। अब टॉप ऑफिशियल्स की एक और मीटिंग होती है। वैलेरी उलाना को भी साथ लेके जाता है। वैलेरी गॉर्बाचेव को एक्सप्लेन करता है कि वे दुर्घटना के विषय में क्या एक्शन ले रहे हैं। वे बोरिस की राय मांगते हैं, लेकिन उसके दिमाग में तो हॉरर मूवी चल रही होती है। इतने में वैलेरी अपनी एक्सप्रेशन पूरी करता है और उलाना को इंट्रोड्यूस करता है। फिर उलाना बताती है कि वैलेरी ठीक कह रहे हैं, कोर के नीचे लगभग 7000 क्यूबिक मीटर पानी है। अगर उसमें रेत और बोरॉन गिर गए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और भाप उठने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका रेडिएशन भी हवा में फैल जाएगा। रिएक्टर का कोर धीरे धीरे जल जरूर रहा है, लेकिन अगर बोरॉन ने नीचे के पानी से रिएक्ट किया तो और भी मुसीबत हो जाएगी। तो मिस उलाना, इसका क्या असर होगा? सर, यहाँ से 200 किलोमीटर की रेडियस के अंदर कोई जीव जंतु नहीं बचेगा, लेकिन उससे भी खतरनाक प्रॉब्लम यह है कि उस प्लांट में 3 रिएक्टर कोर्स और हैं। कुल मिलाकर वहाँ 4 रिएक्टर्स हैं। एक कोर तो जल रहा है, पर वहाँ के बढ़ते हुए टेम्परेचर से अगर बाकी 3 कोर फट गए तो एक शॉक वेव क्रिएट होगी जो पूरी पृथ्वी को हिला देगी। इतना सारा रेडिएशन होगा कि लगभग पूरी दुनिया ही मिट जाएगी। उस समय का सोवियत संघ जैसा विकसित देश अगर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो सोचिए दूसरे देशों को क्या होगा। अब गोर्बाचेव पूछता है, तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है सर कि उस प्लांट के बारे में ठीक से जानने वाले 3 लोगों को वहाँ भेजना होगा और किसी तरह कोर के नीचे के पानी को बाहर निकालना होगा। हाँ, तो लोगों की यहाँ कमी है क्या? 3 लोगों को भेज दो, सिर्फ 2-3 वेव्स तो घुमाने। सर, वो इतनी आसानी सी बात नहीं है। अंदर जाने वाले लोग बाहर भी आ गए तो 2-3 दिन में बहुत ही बुरी मौत मरेंगे। ये लगभग एक सुसाइड मिशन है। ये 3 लोगों की जिंदगी का सवाल है और आपकी परमिशन और सिग्नेचर के बिना हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। ओके मिस्टर वैलेरी, अगर 3 लोगों की जान देकर इस दुनिया को बचाया जा सकता है तो हम ये भी करेंगे। अगले शॉट में चेरनोबिल सिटी को दिखाते हैं जो एकदम कब्रिस्तान लग रहा है। एक भी इंसान नहीं होता, सिर्फ जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। अब उन 3 लोगों को चुनने के लिए प्लांट की स्टाफ की मीटिंग होती है। वैलेरी सारी बातें एक्सप्लेन करता है और कहता है, कोर के नीचे का पानी निकालने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। पानी निकालने की बात तो ठीक है बॉस, लेकिन तुम खुद ही कह रहे हो कि अंदर जाने से हम मर जाएंगे, फिर हम वहाँ जाके क्यों मरे?
नहीं, ये बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर ये मिशन सफल रहा तो तुम्हें कई सुविधाएं दी जाएंगी और सैलरी भी बहुत दी जाएगी, लेकिन वो सब लेने के लिए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, है ना? वाह भाई वाह, कितनी अच्छी स्कीम है। तब न जाने बोरिस के अंदर कौन सा भूत घुस पड़ता है और वो उठकर मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है। हाँ, वो 3 लोग जरूर मरेंगे, लेकिन वो मामूली सी मौत नहीं होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये 3 लोग दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए शहीद हो गए। शहीद होने का काम तो सरकार ने आर्मी को दिया है ना, ये मिशन उन्हें क्यों नहीं दे देते? अब इनकी बहस के बीच 3 लोग उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम प्लांट के अंदर जाने को तैयार हैं। अब इन तीनों को रेडिएशन प्रोटेक्टिव गियर पहनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन वो लोग बेचारे बलि का बकरा जैसा फील कर रहे होते हैं। वेल्डी दूर से दृश्य देख रहा होता है। तीनों अंदर जाते हैं। वे उस जगह को बखूबी जानते हैं, लेकिन अब वो जगह पानी से भरी होती है और रेडिएशन से कंटामिनेट हो चुकी है। कुछ दूर चलते ही उनका शरीर थकने लगता है, फिर भी वे चले जाते हैं। अब एक जगह जाकर उनकी टॉर्च लाइट बुझने लगती है और रेडिएशन की तीव्रता से वो जगह अंधेरी होने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सेकंड एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, इस चैनल सीरीज का 3रा एपिसोड है और इसको देखकर डर के मारे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे यार, ये इतना क्यों डरा रहा है? आप यही सोच रहे हैं ना? इस एपिसोड के अंत में आप खुद ही जान जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा कि चेरनोबिल पावर प्लांट का रिएक्टर कोर फट गया और वहाँ का प्रशासन इसका सोल्यूशन निकालने के बजाय उसको छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा है। डैमेज हुआ कोर रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहा होता है और दुनिया का सर्वनाश निश्चित लगता है। इतना ही नहीं, इस रेडिएशन की तीव्रता से जीव जंतुओं पर ऐसा असर पड़ने लगता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और बाकी सारे जीवों का भी हजारों की तादाद में दुर्मरण होने लगता है। मानवता को छिन-भिन करने वाली इस दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? इतने तनाव के बीच वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इंसानियत को बचाना ही अपना कर्तव्य समझा? इनके जवाब ही हमें 3रे एपिसोड में मिलेंगे। तो पिछले एपिसोड में 3 आदमी आए और प्लांट के अंदर जाकर कोर के नीचे का पानी बाहर निकालने के लिए राजी हुए। उन्हें अंदर जाकर उस टैंक का वेल्व खोलना है जिससे कि पानी बाहर आ जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत ही बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये तीनों अपनी जान की परवाह किए बिना प्लांट के अंदर गए और कुछ ही देर में रेडिएशन से उनकी टॉर्च बुझ गई। लेकिन वेल्डी जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने इन्हें मैकेनिकल टॉर्च भी दिए थे जिसका हैंडल घुमाने से टॉर्च जलने लगती है। इस तरह का सिस्टम आपने साइकिल के डायनेमो से चलने वाले बल्ब में देखा होगा। तो इस तरह की टॉर्च की मदद से वे आगे बढ़ते हैं। बाहर बोरिस वेल्डी से पूछता है कि अंदर उन तीनों का क्या हाल होगा। वेल्डी बहुत ही सीरियस होकर बताता है कि 3 दिन के अंदर वे बहुत ही बुरी मौत मरेंगे। उनका हाल तो आप देखने ही वाले हैं। अब बोरिस को और भी टेंशन होने लगती है। अंदर तीनों स्कोर के टैंक का वेल्व ढूंढकर उसको खोल देते हैं। अपना काम करके वे दरवाजे पर पीटते हैं और बाहर से दरवाजा खोल दिया जाता है। तब वहाँ खड़ी आर्मी की पूरी फोर्स तालियां बजाकर इनका सम्मान करती है। वेल्डी भी टेंशन में ताली बजा रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। अब अगले शॉट में लीडिया को दिखाते हैं जो अपने पति वेस्ली को ढूंढ रही होती है और मॉस्को के हॉस्पिटल 6 में पहुंच चुकी है। वो अंदर जाना चाहती है लेकिन उस हॉस्पिटल की इंचार्ज मना कर देती है। लीडिया उस औरत को रिश्वत देती है और वो तुरंत एक विजिटर पास देकर कहती है, तुम किसी से बात मत करना, चुपचाप जाकर अपने पति को देखकर वापस आ जाओ, समझी? आपने क्या सोचा था कि रिश्वत का डिस्को डांस सिर्फ हमारे यहाँ होता है? अरे जहाँ जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ रिश्वत भी रहती है। अब लीडिया अंदर जाती है लेकिन उसे एक डॉक्टर मना करती है और कहती है कि यहाँ रेडिएशन फैली हुई है, तुम्हें अंदर किसने भेजा? डॉक्टर, मुझे कमांडर ने यहाँ भेजा है। लेकिन मैडम, हम किसी कमांडर का ऑर्डर नहीं मानते, तुम जल्दी से बाहर चली जाओ। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पति यहाँ हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ। अब डॉक्टर जरा सोच कर कहती है, ओके ओके, लेकिन उसे डोर से देखकर वापस आ जाना, ओके? और बातें करने की कोशिश मत करना। ओह थैंक यू डॉक्टर। ये कहकर लीडिया जाने लगती है कि अचानक डॉक्टर फिर रोकती है, रुकिए रुकिए, क्या आप प्रेग्नेंट है? लीडिया एक सेकंड के लिए सोच कर कहती है, नहीं तो। अब डॉक्टर उसको अलाउ कर देती है। लीडिया अंदर जाकर देखती है कि चेरनोबिल के रेडिएशन से पीड़ित फायर फाइटर्स बैठकर ताश खेल रहे होते हैं और उनकी स्किन एकदम लाल हो गई होती है और एकदम सूखने भी लगती है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे मजे से खेल रहे होते हैं। वेस्ली लीडिया को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अब चेरनोबिल में आर्मी ऑफिसर्स हाई लेवल डोसीमीटर से रेडिएशन लेवल चेक कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि ये लीक होकर बाहर निकलने लगा है जो पूरे बेसमेंट को पिघला कर रख देगा और अगर प्लांट का बेसमेंट पिघल गया तो ये सारा रेडिएशन अंडरग्राउंड में जाने लगेगा। और ये कहते हुए उसका चेहरा बहुत ही टेंस होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक ऊंचा उठने लगता है। उसकी पूरी टेंशन हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती है क्योंकि अगर धरती के अंदर एक खतरनाक रेडिएशन जाने लगा तो फिर जीने के लिए बचेगा ही क्या? अब हॉस्पिटल 6 में लीडिया बाहर बैठकर सो रही होती है कि अचानक एक चीख सुनाई देती है। लीडिया घबराकर भागती है और अंदर जाकर वेस्ली को देखती है। वेस्ली जो सुबह तक ठीक लग रहा था और लीडिया से बातें भी कर रहा था, अब उसके पूरे शरीर में उबाल आने लगता है। वेस्ली की हालत देखकर लीडिया चिल्लाने लगती है। तब डॉक्टर आकर लीडिया पर चिल्लाती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, यहाँ रेडिएशन है, समझी? रेडिएशन, फिर तुम्हारी भी यही हालत होगी, तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अब सेक्रेटरी जनरल गोर्बाचेव को दिखाते हैं जो बहुत ही डिप्रेस्ड है। पूरी दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सोवियत संघ को श्रेष्ठ मानती है और अब वही दुनिया रशिया की लापरवाही पर थूक रही थी।
तब उसे बोरिस का कॉल आता है और वो इस नई मुसीबत के बारे में बताता है। कोर और धरती के बीच जो बेसमेंट है वो पिघल रहा है। अगर बेसमेंट पूरी तरह से पिघल गया तो कोर और उसका रेडिएशन सीधे धरती के अंदर उतर जाएगा और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देगा। इस पानी के भरोसे इस देश में 80 मिलियन लोग हैं जो या तो पानी के बिना मर जाएंगे या फिर इस पानी को पीकर मर जाएंगे। अब ये सब सुनकर गॉर्बेचोव पसीना पसीना होने लगता है। तब वेल्डी सुझाव देता है कि कोर और धरती के बीच में हम एक हीट एक्सटेंशन फिट कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोर और बेसमेंट पिघल भी गया तो रेडिएशन धरती के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें इस देश के हर कोने से जितना लिक्विड नाइट्रोजन ला सके यहाँ लाना होगा, और अगर उससे ज्यादा की जरूरत हो तो बाहर से मंगवाइए। गॉर्बेचोव कहता है जो चाहे जहाँ से चाहे ले लो, लेकिन इस समस्या को सुलझाओ। तब वेल्डी फोन छीन कर कहता है कि समस्या को सुलझाने के लिए आप पहले अपने डेप्यूटी को ऑर्डर दीजिए कि घटना स्थल से 30 किलोमीटर की रेडियस तक कंटामिनेट जोन घोषित कर दिया जाए। मैं कब से यही कह रहा हूँ लेकिन आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। गॉर्बेचोव कहता है कि मैं अभी ऑर्डर देता हूँ, आप प्लीज टेंशन मत कीजिए, आप किसी भी तरह हमारी मदद कीजिए। वेल्डी की टेंशन को देखकर बोरिस उसे शांत करने के लिए वॉक पर ले जाता है। अब वॉकिंग के दौरान बोरिस घबराकर पूछता है कि उन 3 आदमियों का क्या हाल होगा जो प्लांट के अंदर गए थे। रेडिएशन भले ही नजर नहीं आता, लेकिन उसके असर से सबसे पहले तो उनकी स्किन अफेक्ट होगी, फिर उनका बोन मैरो पूरी तरह से मिट जाएगा और फिर उनके शरीर के सारे सेल्स मरने लगेंगे और 2 ही दिनों में उनका शरीर पिघलने लगेगा और वे बहुत ही घिनौनी मौत मरेंगे। बोरिस की बोलती बंद हो जाती है, फिर भी वो हिम्मत करके असली सवाल करता है। वो लोग तो अंदर गए थे, लेकिन हम जो बाहर खड़े होकर देख रहे थे, हमारी क्या दुर्दशा होगी? उन तीनों के पास 3 दिन की डेडलाइन है और हमारे पास 2 साल की डेडलाइन है। 2 साल के अंदर हमें बहुत ही गंभीर कैंसर होगा और हम भी वैसे ही घिनौनी मौत मरेंगे। अब बोरिस फ्रीज होकर खड़ा ही खड़ा रह जाता है। तब वही जोड़ी आती है जो वेल्डी से होटल में मिली थी। वेल्डी बोरिस से पूछता है ये दोनों कौन है जो हर जगह मुझे नजर आ रहे हैं। बोरिस बताता है कि वे केजीबी नाम की संस्था से हैं जो सरकार की सीक्रेट एजेंसी है और इस तरह की घटनाओं के बीच आकर वे प्रशासन की जासूसी करके सरकार को रिपोर्ट देते हैं। अगर एक छोटी सी भी गलती हमसे हो गई तो उनकी एक रिपोर्ट से हम सबका करियर और जिंदगी मिट्टी में मिल सकती है। इतने पावरफुल लोग हैं ये। पहले तो वे छुपकर काम करते थे, लेकिन अब हमारे सामने ही हमारी जासूसी कर रहे हैं। तुम भी सावधान रहना। अब वेल्डी उलाना से मिलने जाता है और बताता है कि ग्राउंड वाटर को रेडिएशन से बचाने के लिए वे हीट एक्सटेंशन का प्रयोग करने वाले हैं। उलाना को भी आइडिया ठीक लगता है और वो कहती है ये सोल्यूशन अच्छा है, लेकिन मुझे ये जानना है कि रिएक्टर कोर कैसे फटा। नॉर्मली ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हो चुका है। इसकी सच्चाई तो हमें सिर्फ प्लांट के साइंटिस्ट और इंजीनियर ही बता सकते हैं जो इस वक्त मॉस्को के हॉस्पिटल 6 में एडमिट है। तुम्हें मॉस्को जाकर उनका डिटेल इंटरव्यू लेना होगा। उलाना भी इस मिशन पर जाने को तैयार हो जाती है। अब जेनेवल के पास से कोल माइन को दिखाते हैं जहां माइनर्स काम कर रहे होते हैं। तब पूरी आर्मी प्रोडक्शन के साथ एक कार वहां आती है जिसमें मिनिस्टर आते हैं। वो पूछता है कि माइन में इस वक्त कितने आदमी हैं। वर्कर का लीडर बताता है कि 100 वर्कर्स हैं। अब मिनिस्टर कहता है तुम सब अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर उस गाड़ी में चढ़ जाओ। लेकिन सर हमको इक्विपमेंट लेकर जाना कहाँ है? देखो मुझसे सवाल मत करो, जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ, समझे? देखिए सर, आप इस तरह हमको धमका नहीं सकते। गन के साथ 3-4 आदमी क्या ले आए, आप अपने आप को डॉन समझने लगे? कहाँ जाना है और क्या काम करना है ये सारी डिटेल्स हमको बताओ, वरना हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उनकी बातें सुनकर तो मिनिस्टर भी गिड़गिड़ाने लगता है। दोस्तों ये सोवियत संघ यानी कम्युनिस्ट सरकार है। यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत मजदूर या वर्कर्स को दी जाती है। यहाँ नेता वेता अपना रौब नहीं झाड़ सकते। और मिनिस्टर जरा धीमी आवाज में कहता है कि चेरनोबिल में एक एक्सीडेंट हो गया है और रिएक्टर कोर के रेडिएशन का धरती में उतरने का खतरा है। उसको रोकने में आप हमारी मदद कीजिए। ये हुई ना बात मंत्री जी, इस तरह रिस्पेक्ट दोगे तो हम बदले में भी रिस्पेक्ट देंगे। देश और दुनिया की सुरक्षा का सवाल है तो हम जरूर चलेंगे। चलो भाइयों, मंत्री जी के लिए ना सही लेकिन देश के लोगों के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। अब ये कहकर वे एक गाड़ी में चढ़ते हैं। जाते जाते वे मंत्री को थपथपाकर उसका मुंह काला कर देते हैं। अब लिडिया को दिखाते हैं जो वेस्ली के पास बैठी है। वेस्ली की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। वो जरा भी हिला तो उसकी खाल खींचकर शरीर से अलग हो जाएगी। जिंदा होते हुए भी उसका शरीर तेजी से सड़ रहा होता है। वो लिडिया से विनती करता है कि रेडिएशन से मेरी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है, तुम प्लीज यहाँ मत रहो, प्लीज चली जाओ। लेकिन लिडिया कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लिडिया, पता नहीं मैं बाहरी दुनिया को फिर से देख पाऊंगा भी या नहीं, क्या तुम खिड़की खोल सकती हो? और खिड़की खोलते ही वेस्ली की आंख जलने लगती है और लिडिया उसे काला चश्मा पहनाती है। लिडिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तुम प्लीज मुझे बताओ कि बाहर क्या हो रहा है। लिडिया एक एक करके उसे खबर दे रही होती है। उसकी आंखें भर आती हैं और उसे देखकर तो हम इमोशनल हो जाते हैं दोस्तों। फिर उलाना को दिखाते हैं जो चेरनोबिल ब्लास्ट की सच्चाई जानने के लिए इसी हॉस्पिटल 6 में आई है। सबसे पहले वो सीनियर साइंटिस्ट डेथटॉप से मिलने जाती है जिसके सारे बाल झड़ चुके हैं और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। वो कुछ भी कहने से मना कर देता है। इस दुर्घटना का कारण इसी आदमी की लापरवाही थी। अब जेनेवल में उन माइन वर्कर्स को दिखाते हैं जो प्रोटेक्टिव सूट और मास्क पहनकर तैयार होते हैं। वेल्डी उनके लीडर को बताना चाहता है कि प्लांट के अंदर जाकर काम करने से वर्कर को क्या क्या खतरा है। कोर के पास जो लोग जाएंगे वो 3 दिन में मर जाएंगे। इन वर्कर्स का काम कोर के नीचे होगा
और ये लोग भी 2-3 हफ्तों में मर जाएंगे। बोरिस पुतले की तरह खड़ा रहता है। तब वर्कर्स का लीडर बहुत ही ठाठ से वहाँ आकर सिगरेट मांगता है और कहता है, कहिए सर, क्या कहना चाहते हो। वेली सब कुछ साफ साफ एक्सप्लेन करता है कि कोर का रेडिएशन धरती के अंदर जाने वाला है और आपकी मदद से हम उसको रोक सकेंगे। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। आपको एक सुरंग खोदनी है जो प्लांट की कोर के नीचे तक पहुंचेगी। हम आपको लिक्विड नाइट्रोजन और हीट एक्सटेंशन देंगे जिन्हें आपको कोर के नीचे की जगह पर एक बेड की तरह फैलाना है और ऐसा करने से कोर का रेडिएशन इस बेड पर ही रुक जाएगा और ग्राउंड वाटर सुरक्षित रहेगा। लीडर कहता है, ओके सर, मुझे मंजूर है, लेकिन इस काम के लिए हमें 400 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। उसकी तुम चिंता मत करो और आदमियों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन ये काम 2 हफ्तों में हो जाना चाहिए वरना हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। ओके सर, फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। ये आदमी जरा अकड़ू ही सही, लेकिन इसे मौत का डर नहीं है। देश को बचाने के लिए बेचारा अपने साथियों को भी इस खतरनाक काम पर ले आया है। अब एकदम टॉप एंगल पर प्लांट को दिखाते हैं और 9 दिन हो चुके हैं और अब भी कोर उस तरह लगातार चल रहा है। फिर दिखाते हैं कि लगभग 500 माइन वर्कर्स सुरंग खोद रहे होते हैं और सुरंग के अंदर बाहर जा रहे हैं। तब वर्कर्स उनके लीडर को बताते हैं कि हमसे और नहीं होगा, सुरंग के अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा है और हमसे काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लीडर जरा सोचकर मिलिट्री जनरल के पास जाकर कहता है कि अंदर तापमान बहुत ही ज्यादा है सर, और ऊपर से आपने इतना भारी मास्क पहनकर अंदर जाने को कहा है और इसे पहनकर तो वर्कर सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप किसी तरह फैन या वेंटिलेशन का इंतजाम कीजिए। लेकिन जनरल कहता है फैन नहीं लगेगा क्योंकि उससे रेडिएशन से भरी मिट्टी और धूल बाहर निकलेगी। इतना ही नहीं, फैन के चलने से वहाँ की धूल मिट्टी आपके लंग्स में जा सकती है। क्या मजाक करते हैं सर, इस तरह के टेम्परेचर में तो वर्कर्स अंदर ही मर जाएंगे। लेकिन जनरल साहब इनकार करके वहाँ से चला जाता है। अब लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है। अब हॉस्पिटल 6 में उलाना एक नर्स के भेष में घूम रही होती है। वो उस जवान लड़के से मिलने जाती है जो उस दिन चेनेवल प्लांट में रोते हुए पानी का वेल घुमा रहा था। अब वो नौजवान नहीं, 80 साल का बूढ़ा लगता है और उसका शरीर सड़ रहा होता है। उलाना पूछती है, क्या तुम बता सकती हो कि उस रात क्या हुआ और तुम उस प्लांट में क्या काम करते थे। मैं वहाँ जूनियर इंजीनियर हूँ। और तुम्हारी उम्र क्या है। अब उसकी उम्र सुनकर उलाना चौंक जाती है क्योंकि अब उसको देखकर लगता नहीं कि वो जवान है। क्या आप उस दिन की घटना के बारे में बता सकते हैं। हाँ, बता सकता हूँ। ये कहकर वो मुड़ता है तो उसकी नाक से बहुत खून बहने लगता है। यहाँ वेस्ली की हालत बद से बदतर होने लगती है और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन लिडिया उसके साथ जाने की जिद करती है। डॉक्टर उसे मना करती है, लेकिन वो कहती है, मुझे पता है कि वेस्ली किसी भी वक्त मर सकता है। उसके आखिरी पलों में मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत रोकिए। अब ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब डॉक्टर मान जाती है लेकिन कहती है, ठीक है तुम जाओ, लेकिन उस प्लास्टिक शील्ड पर मत जाना। उसके बाहर खड़ी होकर ही उससे बात करते रहना। लिडिया अंदर चली जाती है और वेस्ली की हालत देखकर टूट ही जाती है। फिर उसके हाथ को छूकर कहती है, वेस्ली मैं प्रेग्नेंट हूँ। मरने की हालत में लिडिया वेस्ली को कम से कम एक खुशी देना चाहती थी और इसीलिए उसने वो सच्चाई उसको बता दी है। यहाँ वेल्डी को सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ देख बोरिस कहता है, मिस्टर साइंटिस्ट, इस तरह किस्मत को कोस के क्यों बैठे हो। इस वक्त मैं 2-3 पैक मारना चाहता हूँ क्योंकि बाहर माइन वर्कर्स जी जान से काम कर रहे हैं। लगता है हमारी डेडलाइन से बहुत पहले ही वे काम को खत्म कर देंगे। तब एक सोल्जर आकर कहता है, सर एक और प्रॉब्लम है। यार तुम लोग एक सेकंड के लिए भी चैन से नहीं रहने दोगे क्या। अब प्रॉब्लम क्या है। आप बाहर आकर देखिए सर। ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो चौंक कर आंखें बंद कर लेते हैं। शायद ये सीन आप नहीं देखना चाहोगे। दरअसल सारे वर्कर्स अपने कपड़े उतारकर काम कर रहे होते हैं। अब ये क्या कर रहे हो तुम लोग। इस तरह रेडिएशन की जगह पर नंगा होकर काम करने का क्या मतलब है। तब वर्कर्स का लीडर कहता है, तो फिर क्या करे सर, कोट सूट पहनकर सुरंग खोदें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, फैन या किसी तरह के वेंटिलेशन का इंतजाम कीजिए। लेकिन आपका जनरल मान ही नहीं रहा था और अंदर मेरे आदमी जलकर राख हो रहे हैं, इसलिए कपड़े उतार दिए हैं। वेल्डी कहता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा, इन सब की जान को खतरा है, तुम इनको समझाओ। सर मैं क्या समझाऊंगा, आप अंदर जाकर तो देखें, तब पता चलेगा कि हमारा क्या हाल हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन ड्यूटी पे आने के बाद हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे नंगा क्यों ना होना पड़े। ये कहकर वो चला जाता है। इस तरह एक आदमी नहीं बल्कि 400-500 आदमी बिना कपड़े पहनकर काम कर रहे होते हैं। अब न जाने रेडिएशन से इन लोगों का क्या हाल होगा। हॉस्पिटल 6 में उलाना उस जवान इंजीनियर से उस दिन के एक्सप्लोजन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि कोर के फटने से पहले उसका पावर 200 से 400 हो गया था, लेकिन जब आप लोगों को पता चल गया था कि पावर इतना ज्यादा हो गया है तो उस वक्त AZ-5 इमरजेंसी बटन प्रेस करके उसको शट डाउन क्यों नहीं किया। मैडम आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैंने उस दिन तुरंत ये बात इंजीनियर अकीमो को बताई थी और उसने AZ-5 प्रेस भी किया, लेकिन उसको प्रेस करने के बाद भी कोर का एक्सप्लोजन हुआ। उलाना चौंक जाती है कि शटडाउन का बटन प्रेस करने से कोर कैसे फट सकता है। वो तो मैं नहीं जानता मैडम। अब ये सुनकर उलाना के हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर हिम्मत करके वो अकीमो नाम के इंजीनियर से मिलती है और वो भी यही बताता है कि AZ-5 प्रेस करने के बाद ही कोर फटा था। अब उलाना बहुत ही कंफ्यूज होती है कि ये लोग कह क्या रहे हैं। इस बारे में सोचती हुई वो बाहर आती है कि एक कमरे में वो लिडिया को देखती है। लिडिया अपने पति का हाथ अपने पेट में रखकर उससे बात कर रही होती है। अब ये दृश्य को देखकर उलाना एकदम शॉक होकर अंदर जाती है और लिडिया को बाहर खींच लेती है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये कहकर लिडिया चिल्ला रही होती है। तब वहाँ आती हुई डॉक्टर पर उलाना चिल्लाती है कि इन्हें आपने अंदर अलाउ क्यों किया, ये औरत प्रेग्नेंट है। अब डॉक्टर बेचारे टेंस होकर कहती है, मैंने इनसे पूछा था कि क्या ये प्रेग्नेंट थी, लेकिन इन्होंने तो मना किया था। डॉक्टर और उलाना दोनों रेडिएशन के खतरों को बखूबी
बखूबी समझते हैं। पेट के अंदर के बच्चे को इस पावरफुल न्यूक्लियर रेडिएशन से बहुत ही खतरा होता है। अब इस बीच एक आदमी आकर अचानक उलाना को अरेस्ट कर देता है। ये केजीबी नाम की संस्था का आदमी है जो गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट सर्विस का काम करता है। ये उलाना को फॉलो कर रहा था। उलाना कहती है कि मैं चैनेबल कमीशन से ऑफिशियली यहाँ आई हूँ, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ऑफिशियली आई हो तो इस तरह नर्स के फेस में क्यों आई हो? हम सब जानते हैं कि आप कौन है, अब चलिए हमारे साथ। ये कहकर वो उलाना को लेके जाते हैं। मॉस्को में अब दूसरी मीटिंग अरेंज की जाती है। मीटिंग हॉल के बाहर वेलरी बैठा होता है। तब बोरिस आकर कहता है, कल रात को केजीबी ने उलाना को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसे अरेस्ट क्यों किया गया? उसे की फाइंडिंग से हम पता लगा सकते हैं कि ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ। तो क्या सरकार भी सच्चाई नहीं जानना चाहती? केजीबी सरकार के लिए तो काम करती है। इस पर बोरिस कहता है, ये सब तो पॉलिटिकल खेल है दोस्त, लेकिन तुमने उलाना को वहाँ क्यों भेजा? चलो ठीक है, घबराओ मत। इस मीटिंग के बाद हम उलाना को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। फिर वे मीटिंग में जाते हैं जहाँ हमेशा की तरह टॉप ऑफिशियल्स आए होते हैं। बोरिस उन्हें बताता है कि इस खतरनाक माहौल में भी लगभग 500 माइन वर्कर्स अपनी जान में खतरा डालकर काम कर रहे हैं और इनके काम से हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को रोक सकेंगे। अब ये सुनकर सभी तालियां बजा रहे होते हैं। अब मिस्टर वेलरी आगे की बात बताता है और कहता है, बोरिस ठीक कह रहा है, माइन वर्कर्स की मदद से हम एक विनाश को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया का ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होने से बच जाएगा। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल कोर खुल गया है और उसका रेडिएशन हवा में फैल चुका है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि चेरनोबिल से 2650 किलोमीटर रेडियस का एरिया कंटामिनेट जोन घोषित कर दिया जाए। ऑफिशियल्स को विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े एरिया में कंटामिनेशन फैल सकता है। तब वेलरी कहता है, इसमें विश्वास करने या ना करने का सवाल नहीं उठता। चेरनोबिल की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पर कई शहरों में रेडिएशन ऑलरेडी फैल चुका है। बात को समझिए वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना ही नहीं, 2650 किलोमीटर के अंदर सभी लोगों को वहाँ से हटाना होगा। इसके बाद उस एरिया के कुत्ते, बिल्ली, दूसरे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और हर जीव जंतु को खत्म करना होगा, क्योंकि इनसे रेडिएशन फैल सकता है। चेरनोबिल से 100 किलोमीटर की दूरी तक हर पेड़ पौधे को जलाना होगा, तभी हम रेडिएशन का फैलना कुछ हद तक बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो करोड़ों लोगों की जान जाएंगी। मीटिंग हॉल में एकदम सन्नाटा छाया होता है। शुरू से ही वेलरी बिल्कुल ठीक ही सुझाव दे रहा था, इसलिए सबको विश्वास हो जाता है कि इस बार भी उसी की बात माननी समझदारी होगी। तब गॉर्बेचोव कहता है, आपको पूरी परमिशन दी जाती है और आपके सुझाव के मुताबिक ही सब कुछ किया जाएगा। इसके साथ ही मीटिंग खत्म होती है। अब वेलरी केजीएफ के चीफ के पास जाकर कहता है, उलाना हमारी टीम के साथ काम कर रही है, आपके लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। मेरी विनती है कि उलाना को तुरंत रिलीज कर दिया जाए। लेकिन चीफ कहता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप जरा वहाँ तो देखिए। वेलरी उस दिशा में देखता है तो चीफ की जासूसी करने के लिए सरकार ने एक और आदमी को अपॉइंट किया है। देख लिया आपने, मैं अपना काम ठीक से करता हूँ या नहीं, ये देखने के लिए सरकार उसे तनख्वाह देती है। उलाना को अरेस्ट करने का ऑर्डर सरकार ने दिया था और अगर मैंने उनका ऑर्डर नहीं माना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखिए, मैं सरकार की मदद के लिए ही यहाँ आया हूँ और उलाना मेरी मदद कर रही है। सरकार से मैं बात कर लूंगा, आप प्लीज उलाना को रिलीज कर दीजिए। ठीक है मिस्टर वेलरी, मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आपको इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा। अब ये कहकर वो चला जाता है। उस रात वेलरी उलाना से मिलने जाता है तो उसे भी अंदर कर देते हैं। उलाना के रिलीज की फॉर्मेलिटीज चल रही होती है। तब वेलरी उलाना को माइन वर्कर्स के काम के बारे में बताता है और पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह लिक्विड नाइट्रोजन और हीट एक्सटेंशन फैलने से रेडिएशन धरती के अंदर बिल्कुल नहीं जा पाएगा? सिर्फ 40% चांसेस है कि रेडिएशन धरती के अंदर जा सकता है, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उस 40% की नौबत कभी ना आए। यार उलाना, मुझे तो 50% भी विश्वास नहीं है। अब इस तरह दोनों साइंटिस्ट की डिस्कशन चल रही होती है क्योंकि ये लोग इस विषय में एक्सपर्ट्स हैं। तब उलाना बताती है कि मैं हॉस्पिटल में 3-4 इंजीनियर से मिल पाई। उनसे मुझे यही पता चला कि इमरजेंसी शटडाउन का बटन AZ5 प्रेस करने के बाद ही कोर फटा। इस पर वैली भी चौंक जाता है। तब उन दोनों को रिलीज कर दिया जाता है। अब चेरनोबिल के आसपास के शहरों को दिखाते हैं जहाँ आर्मी आकर वहाँ के लोगों को आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। वो इसलिए कि देश में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और उसके लिए सोल्जर्स की जरूरत है। इसके बारे में अगले एपिसोड में आप जान पाएंगे। सरकार का प्लान यह है कि देश के हर नागरिक को चेक किया जाएगा और पूरे देश की जनता को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। एक ग्रुप में वो लोग होंगे जो रेडिएशन से पीड़ित हो चुके हैं और दूसरे ग्रुप में वो लोग जो रेडिएशन से पीड़ित नहीं है। इस तरह लोगों को अलग करके हेल्दी लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। सोचिए ये कितना बड़ा और लंबा काम होगा। इस काम को आर्मी ही कर सकती है। इसलिए सरकार ये घोषणा करती है कि कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है उन्हें ये ओपन ऑफर दिया जा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कई नौजवान इस ऑफर के द्वारा आर्मी में ज्वाइन होते हैं। अगले शॉट में कब्रिस्तान जैसी जगह को दिखाते हैं जहाँ कई औरतें रो रही होती हैं। सैन्य सम्मान के साथ कई मृत शरीरों को दफनाया जाता है। ये उन फायर फाइटर्स के शरीर हैं जो चेरनोबिल पावर प्लांट में आग बुझाते हुए रेडिएशन से अफेक्ट हो गए थे और बहुत पीड़ा सहने के बाद इन्होंने आखिरी सांस ली थी। इनके शरीर लोहे की शव पेटियों में लाए जाते हैं और शहर से दूर एक जगह पर बहुत ही बड़े खड्डे में लाइन में रखा जाता है। फिर इन पर मिट्टी के बजाय कंक्रीट मिक्स डाला जाता है ताकि इनके शरीर का रेडिएशन मिट्टी में मिक्स न हो। तब लिडिया को दिखाते हैं जो अपने पति की कोई यादगार चीज हाथ में पकड़कर रो रही होती है और इसी शॉट के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में चेरनोबिल को दिखाते हैं। वहाँ एक बहुत ही बुजुर्ग औरत अपनी गाय का दूध निकाल रही होती है। एक सोल्जर उससे कहता है, दादी मैं कब से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ रेडिएशन फैल चुका है और आप सबको जगह खाली करनी पड़ेगी। अब वेल्डी के
सुझाव के अनुसार चेनेबल से लगभग 3000 किलोमीटर तक सभी जगहों को खाली कर दिया जा रहा है। हर जगह सोल्जर्स जाकर बाकी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। लेकिन दादी कहती है कि मैं 82 साल की हूँ बेटा, और ये मेरी जगह है, मैं यहाँ से बाहर भला क्यों जाऊंगी। अब ये कहकर वो अपना काम करने लगती है। अब हमें दादी का घर दिखाते हैं, जिसे देखते ही पता चलता है कि दादी बचपन से यहाँ रहती है। उनका बेटा भी आर्मी में ही था। सोल्जर की जिद देखकर वो कहती है, देखो बेटा, मैंने अपनी पूरी उम्र यहीं बिताई है, मैंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 सब देख लिया है, और मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैं मरूंगी और जीऊंगी इसी घर में, समझे तुम। दादी, यहाँ रेडिएशन से लोगों की जान जा रही है, जरा हमारे बारे में तो सोचिए। आपकी सुरक्षा के लिए तो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, दया करके मेरे साथ चलिए। लेकिन दादी तो दादी है, अपनी बात पर अड़ी रहती है। सोल्जर और सब्र नहीं कर पाता और दूध की बाल्टी लेकर दूध बाहर फेंक देता है। वहाँ उसका सीनियर्स को डांटता है, अबे एक काम दिया था वो भी तू ढंग से नहीं कर पाया। अब इतनी देर के अंदर दादी से आशीर्वाद ले रहा था, और इस तरह बेचारे सोल्जर पर भी ऊपर से प्रेशर पड़ रहा होता है। अब दादी इतनी जिद्दी हो तो बेचारा कर क्या सकता है। कहता है, सॉरी सर, मैं अभी खाली करवाता हूँ। अब ये कहकर वो फिर दादी के पास जाकर कहता है, दादी ये आखिरी वार्निंग है, गाय को यहाँ छोड़िए और चलिए। लेकिन दादी फिर भी दूध निकालती रहती है। तब अचानक एक गन शॉट की आवाज आती है, और कहीं सोल्जर ने दादी को तो नहीं उड़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, तब दिखाते हैं कि सोल्जर ने दादी को नहीं बल्कि गाय को ही उड़ा दिया होता है। गाय बेचारी स्पॉट पर ही मर जाती है। अब इसी शॉट के बाद सीरीज का टाइटल चेनेबल डाल के चौथा एपिसोड शुरू होता है। अब चेनेबल दुर्घटना के 4 महीने बीत चुके हैं। इतने समय बाद भी वहाँ की सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया होता है। लिडिया अब यूक्रेन में एक छोटे से घर में रहती है। वेस्ले की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा होता है। फिर चेनेबल को दिखाते हैं, जहाँ हजारों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं होता, और वो पूरी जगह कंटामिनेटेड जोन के नाम पर सील कर दी गई है। सोल्जर्स एक एरिया में घास फूस के बीच रेडिएशन लेवल चेक कर रहे होते हैं। तब अचानक सबके डोसीमीटर में अलार्म बजने लगता है। वहाँ एक साइकिल होती है जिस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होता है, और यही इस बात का सबूत है कि हर चीज, यहाँ तक कि धूल मिट्टी भी रेडिएशन से भरी हुई है। अब चेनेबल सिटी के बाहर कई लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। वेल्डी भी वहाँ होता है, और उसे बोरिस का कॉल आता है कि एक और प्रॉब्लम आ गई है। 4 महीने से ये लोग एक के बाद एक करके हर मेथड को ट्राई करके कोर की आग को बुझा चुके हैं, लेकिन उसके अंदर से अब भी धुआं निकल रहा होता है। तब उस पावर प्लांट की फोटोज को दिखाते हैं। कोर के फट जाने से उसके अंदर से ग्रेफाइट के टुकड़े ऊपर छत पर गिर गए थे। अब शॉकिंग बात तो यह है कि कोर से भी ज्यादा रेडिएशन उन ग्रेफाइट के टुकड़ों से निकल रहा है। तो वेल्डी कहता है, मिस्टर बोरिस, हमें उन टुकड़ों को हटाना होगा। लेकिन बोरिस इरिटेट होकर कहता है, वेल्डी ये क्या मजाक है, उन टुकड़ों को हटाने के लिए और कितने लोगों की बलि चढ़ाना चाहोगे। बोरिस, मुझे कोई शौक नहीं है लोगों को मरवाने का, मैं सिर्फ आपको उन ग्रेफाइट के टुकड़ों से होने वाले खतरे के बारे में बता रहा हूँ। अब ये कहकर वेल्डी कुछ देर सोचने लग जाता है। फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है और कहता है, बोरिस, क्यों ना हम मून रोवर से काम करवाएं। मून रोवर एक तरह की गाड़ी है जिसे मून सरफेस पर एस्ट्रोनॉट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। हम उनकी मदद से ग्रेफाइट के टुकड़ों को रूप से हटा सकते हैं। फिर सोचेंगे कि उन टुकड़ों को कैसे डिस्पोज करना है। उन्हें भी ये आइडिया सही लगता है और वे तुरंत इस पर काम करने लगते हैं। अब चेनेबल के बाहर एक आर्मी कैंप को दिखाते हैं, जहाँ एक बस आती है। उस बस पे उन नए सोल्जर को लाते हैं जिन्होंने सरकार के ओपन ऑफर के जरिए आर्मी ज्वाइन की होती है। उनमें से पावेल नाम का एक नौजवान पहले से घबराया हुआ होता है और वहाँ सबको उल्टियाँ करते हुए देखता है। फिर उसे कैंप नंबर 104 में भेजा जाता है। उस कैंप में 2 हट्टे कट्टे आदमी होते हैं जो उसको ड्रिंक ऑफर करते हैं, और कहता है, नहीं सर, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। लो कर लो बात। अरे आर्मी ज्वाइन कर ली और पीने से मना करते हो। अरे कौन से बैच से हो भाई। सर मैं किसी बैच से नहीं हूँ, मैंने अभी आर्मी ज्वाइन की है। ओह नहीं हो, कोई बात नहीं, हम तुमको सब सिखा देंगे। अब ये कहकर एक आदमी उसे कैंप से बाहर लेके जाता है और बताता है ये लोग पेड़ पौधों को मिटाने का काम करते हैं और वो दूसरी टीम है जो लोगों को इवैक्यूएट करवाते हैं। तब एक आदमी पावेल को घूरता हुआ आता है। हे, इसे ऐसे क्यों घूर रहे हो, ये नया है लेकिन मेरा दोस्त है, समझे। अब ये कहकर पावेल के साथी उस आदमी से लोहे का गार्ड छीनकर पावेल को देता है। लो पावेल, ये गार्ड पहन लो। पावेल कंफ्यूज होकर पूछता है, ये किस चीज का गार्ड है, इसे कहाँ पहनूं। अरे यार, अपने मेन पार्ट में पहन ले। और कहाँ। देखो पावेल, यहाँ रेडिएशन बहुत ही ज्यादा होगा, हम ज्यादा दिन तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तो तब तक सब कुछ तो ठीक ठाक करना ही है ना, क्यों, समझ गए। अब पावेल हिचकिचाकर कहता है, सर वो मैं टेंट के अंदर जाकर पहन लूं। देख बेटा पावेल, तुझे घूंघट उतारना है जो तुझे टेंट के अंदर जाना है, यहीं पहन ले। तब पावेल झट से पैंट उतारने लगता है। अबे ओए येलो डर्टी फेलो, पैंट के अंदर नहीं पहनना है उसको, वह पैंट के ऊपर पहन ले। फिर वो पावेल से कहता है, हमारा काम यह है कि हम राउंड्स पर चलेंगे और हमें कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर नजर आए उसको सीधे शूट करना है, ओके। अब मॉस्को के एक ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ चेनेबल पावर प्लांट से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उलाना वहाँ जाकर रिसेप्शनिस्ट को एक लिस्ट देकर कहती है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ निकालने में तो 2-3 दिन लग जाएंगे। इस पर उलाना कहती है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। अगले शॉट में फिर चेनेबल को दिखाते हैं जहाँ सोल्जर प्रोडक्टिव गियर पहनकर पूरी सिटी को वॉश कर रहे होते हैं। अब हेलीकॉप्टर हर जगह बोरॉन और रेत फेंक रहे होते हैं। नीचे भी रेडिएशन को कम करने का प्रोसेस चल रहा होता है। दूसरी ओर पावर प्लांट के ऊपर की ग्रेफाइट
ग्रेफाइट पीसेस को दिखाते हैं। इन्हें मून रोवर और रोबोट्स की मदद से नीचे धकेला जाएगा। मून रोवर पर कैमरा लगा हुआ है और वहाँ से कुछ दूर एक बिल्डिंग से वेल्डी की टीम इस दृश्य को देख रही होती है। यहीं से वे रोबोट का रिमोट ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और ये देखकर वेल्डी पहली बार मुस्कुराता है। उसको देखकर बोरिस कहता है, शुक्र है तुम मुस्कुराए तो जरा। अब ये कहकर वो वेल्डी को गले लगाता है। दोनों को अब तसल्ली होती है कि हर समस्या को वे ठीक ढंग से हैंडल कर रहे हैं। यहाँ उलाना हॉस्पिटल 6 में पहुंचती है। वो जी जान से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो हर उस इंसान से मिलने की कोशिश करती है जो उसे सिर्फ ये बता सके कि उस दिन रिएक्टर कोर कैसे फटा। अब इस बार वो चीफ साइंटिस्ट डेथलॉप से मिलने आई है। 4 महीनों में डेथलॉप के बाल झड़ चुके हैं और वो सिगरेट पीता हुआ खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उलाना कमरे में जाती है तो वो उससे बात करने से इनकार कर देता है। उलाना कहती है, मैं चैनल कमेटी से आई हूँ और मुझे बताया गया है कि उस दिन कोर को शट डाउन करने के लिए आपने AZ-5 बटन दबाने को कहा था। हाँ, मैंने ही कहा था। फिर उलाना पावर प्लांट का फोटो दिखाकर कहती है कि ये देखिए पावर प्लांट का क्या हाल हुआ है। उस दिन AZ-5 बटन दबाने के बाद ही कोर फटा था। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो मिस्टर डेथलॉप ऐसे गैर जिम्मेदार जवाब क्यों दे रहे हैं आप? कोर क्यों फटा था? AZ-5 तो शट डाउन करने के लिए है ना, फिर कोर क्यों फटा? देखो मैडम, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। अब यहाँ से बाहर चले जाओ। मिस्टर डेथलॉप, इस तरह आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अब ये कहकर वो पावर प्लांट का एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें उस न्यूक्लियर रिएक्टर और कोर के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं। इस डॉक्यूमेंट में 2 जरूरी पेजेस फाड़े गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जिसने फाड़ा है उससे जाकर पूछो। उसका ये एटीट्यूड देखकर उलाना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं आपका मुंह खुलवा कर ही रहूंगी। डेथलॉप गुस्से में कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उलाना को लगता है कि इस आदमी से बात करना तो दीवार पे सर पटकने के बराबर है। अब गुस्से में वो बाहर चली जाती है। जनरल में पावेल अपनी टीम के साथ एक जगह पहुंचता है। उसका साथी बताता है कि तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसको सीधे उड़ा देना। अब बेचारा पावेल बुलेट लोड करना भी नहीं जानता। उसका साथी उसको बुलेट्स लोड करके देता है और कहता है, देखो पावेल, तुम्हें जानवर के सर पर एम करना है। क्या कहा मैंने? जानवर के सर पर एम करना है, ठीक है। देखो, हमारी गलतियों की वजह से ये बेजुबान जानवर पहले से बहुत भुगत चुके हैं और हाथ पैर में गोली चलाकर इनको तड़पने के लिए मत छोड़ देना, समझे? फिर वो एक विसिल बजाता है और 2 कुत्ते उनकी ओर बढ़कर आते हैं। तब पावेल के साथ ही उन दोनों कुत्तों को मार डालते हैं। पावेल बेचारा घबरा जाता है। उसके साथ ही उसे दूसरी ओर जाने को कहते हैं। अब बेचारा पावेल ना चाहते हुए भी जानवर की तलाश में दूसरी ओर चलने लगता है। अब एक घर के बाहर वो एक कुत्ते को देखता है। उसे शूट करने के लिए पावेल एम करता है लेकिन वो शूट नहीं कर पाता। एक तो पावेल नया है, ऊपर से वो बहुत ही कम उम्र का है और शायद उसे कुत्तों से भी लगाव है। अब ऐसे में बेचारा गोली कैसे चलाता? फिर भी वो कई बार कोशिश करता है और आखिर में वो गोली चला ही देता है, लेकिन गोली कुत्ते के पेट में लग जाती है। अब कुत्ता दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। आवाज को सुनकर पावेल का साथी आकर उसको डांटता है कि मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि सर पर एम करो, ये तुमने क्या कर दिया है? ये कहकर वो सोल्जर उस कुत्ते के सर पर गोली चला देता है और तब वहाँ हर तरफ गन शॉट्स की आवाज आती है। अब ये देखकर और सुनकर पावेल का दिल भारी हो जाता है। कुछ देर बाद तीनों एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। पावेल बहुत ही मायूस होता है। उसका साथी कहता है, ये सब दिल पे मत लो पावेल, लो ये ड्रिंक ले लो। तुम्हें क्या लगता है कि हम खुशी से काम कर रहे हैं? जब हम नए आए थे ना तो हम भी तुम्हारे इतने नरम दिल थे। तुम देखते रहना, कुछ दिनों में तुम भी हमारी तरह मोटी चमड़ी के हो जाओगे। जानते हो, पहली बार तो मुझे इंसानों को शूट करना पड़ा था। सोच लो कि मेरी क्या हालत हुई होगी। तुम तो खैर कुत्ते को शूट कर रहे हो। आर्मी में आकर हर चीज की आदत पड़ जाती है यार, और इसीलिए तो हर काम के लिए आर्मी को बुलाते हैं। शेर है पावेल, ये पी लो। अब ये कहकर पावेल को ड्रिंक देता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरह के ऑपरेशन में आर्मी वालों की मनोदशा क्या होती होगी? अगर आप कुछ भी जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब पावर प्लांट को दिखाते हैं जहां मून रोवर से रूफ के ग्रेफाइट पीस को नीचे गिरा दिया गया है। तब एक सोल्जर आकर कहता है कि आपने जो इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करवाए हैं वे आ गए हैं। दरअसल उस समय के बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आए होते हैं जिसमें रोबोटिक हाथ हैं। जिन ग्रेफाइट पीसेस को मून रोवर ने रूफ से नीचे गिराया है उन्हें रोबोटिक हाथों से उठाया जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि दुर्घटना के एक दिन बाद फायर फाइटर ने ग्रेफाइट पीस हाथ में उठाया था और बेचारे का हाथ ही पिघल गया। ये इक्विपमेंट जर्मनी से मंगवाया गया है और इसका नाम जोकर रखा गया है। अब हेलीकॉप्टर जोकर को इस फ्लोर पर उतारता है जहां ग्रेफाइट पीस पड़े हुए हैं। इस इक्विपमेंट के 2 हाथ हैं जिनसे वो ग्रेफाइट को उठाएगा और डिस्पोज कर देगा। इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। वेल्डी और बोरिस इस ऑपरेशन को देख रहे होते हैं। रोबोट 2 कदम ही चल पाता है कि अचानक सिग्नल कट आउट हो जाता है क्योंकि रेडिएशन से रोबोट का सर्किट बोर्ड पिघल गया है। अब बोरिस गुस्से में आकर जर्मन अथॉरिटीज को फोन करता है और उन्हें कहता है कि तुमने एक ऐसा घटिया इक्विपमेंट भेज दिया है जो 2 सेकंड्स भी नहीं चला। लेकिन वहाँ से जवाब आता है कि इक्विपमेंट अच्छा है लेकिन वहाँ का रेडिएशन बहुत ही ज्यादा होगा। वे कहते हैं कि जोकर 2000 से ज्यादा रेडिएशन लेवल में काम नहीं कर सकता। आप पहले वहाँ का रेडिएशन लेवल चेक कीजिए। अब ये कहकर वे
कॉल कर देते हैं। अब बोरिस गुस्से में फोन तोड़कर उसको खींचता आता है, लेकिन वेलरी बहुत ही कूल बैठा होता है क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त गुस्से से नहीं ठंडी दिमाग से सोचना होगा। रात को टेंट के अंदर वेलरी सोच रहा होता है कि आगे क्या करना है। अब जोर की बारिश हो रही होती है। एक आर्मी ऑफिसर सुझाव देता है कि हम अमेरिका से मदद मांग लेते हैं। वेलरी कहता है अमेरिका पहले से हमको खत्म करने पे तुला हुआ है, और अगर उसे पता चल गया कि हमने जर्मनी से इक्विपमेंट्स मंगवाए थे तो अमेरिका सबसे पहले हमें अटैक करेगा। दरअसल जर्मनी और अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती थी। इनके डिस्कशन के बीच वेलरी कहता है हमें बायो रोबोट्स यूज करने पड़ेंगे। अब बोरिस पूछता है बायो रोबोट्स वो क्या होता है? बायो रोबोट का मतलब है इंसान। अब इंसान की मदद से ही हमें काम कर सकते हैं। अब बोरिस का सर फिर से चकराने लगता है क्योंकि वो इस तरह इंसानों की बलि नहीं चढ़ाना चाहता। बाहर फैले हुए रेडिएशन से दुगना तिगना रेडिएशन पावर प्लांट में घूम रहा है। रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, लेकिन ग्रेफाइट को हटाने का और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता। इसलिए वे फैसला करते हैं कि इंसानों को ही इस काम पर लगाएंगे। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पावेल को दिखाते हैं जो अच्छी तरह से ट्रेन हो चुका है और आंखों देखे हर जानवर को गोली से उड़ा रहा होता है। उसका साथी सोचता है लो ये चूहा भी शिकारी बन गया। अपना काम करते हुए पावेल एक घर के अंदर जाता है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। उसका साथी आकर कहता है मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कहते कहते वो देखता है कि वहाँ एक कुत्ता है, लेकिन वो अकेला नहीं है, अपने कई पिल्लों के साथ है। अब पावेल का साथी उसकी दुविधा समझकर कहता है इसको मैं संभाल लूंगा, तुम बाहर जाओ। पावेल वहाँ से भी हिल नहीं पाता, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर बाहर चला जाता है। तब अंदर से कई गन शॉट्स की आवाज आती है। बस सब कुछ खत्म हो गया। सोचिए कितने स्ट्रेस की बात है कि आपको काम करना पड़े जिससे आपको खुद से नफरत होने लगे, लेकिन इन जानवरों को जिंदा छोड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि इनके जरिए रेडिएशन हर जगह बाहर जा सकता है और वहाँ के इंसानों में फैल सकता है। अब इस तरह मारे के जानवरों के ढेर एक गाड़ी में पड़ा होता है। फिर एक बड़ा गड्ढा खोदकर सारे जानवरों की लाशें उसमें फेंक दी जाती है। उन्हें मिट्टी से नहीं बल्कि कंक्रीट से ढका जाता है ताकि रेडिएशन बाहर न निकले। ये सब देखते हुए पावेल एक और बैठकर रेडियो सुन रहा होता है। यहाँ पावर प्लांट में लगभग 250 सोल्जर्स आ चुके हैं। इतने खतरनाक ऑपरेशन के लिए सरकार हमेशा आर्मी को ही भेजती है। उन्हें स्पेशल यूनिट और मास्क दिए जाते हैं जिनके अंदर हवा भी नहीं घुस सकती। अब इस तरह तैयार होकर वे रूफ के एक रूम में खड़े होते हैं। अब उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब हम कहेंगे तभी आपको रूम से बाहर जाना है। बाहर निकलने के बाद आपके पास सिर्फ 90 सेकंड का टाइम होगा और 90 सेकंड्स के अंदर ही आपको जितना हो सके उतना ग्रेफाइट नीचे धकेलना है और तुरंत वापस आ जाना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर 90 सेकंड्स भी ये लोग रेडिएशन में रहे तो सिर्फ 6-7 साल जिंदा रहेंगे, और अगर 90 सेकंड से 1-2 सेकंड्स भी ज्यादा वहाँ रहे तो 3-4 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। तब बैल बजती है और एक ग्रुप तेजी से बाहर जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आसान काम है, लेकिन बहुत ही खतरनाक रेडिएशन के बीच जाकर वे एक छोटा सा पत्थर भी सोवेल से हटा नहीं पाते। फिर भी बहुत कोशिश करके वे एक एक करके उन टुकड़ों को नीचे फेंक रहे होते हैं। तब 90 सेकंड खत्म होने का अलार्म बजता है और सभी तेजी से वहां से निकलते हैं, पर बेचारा एक सोल्जर का पैर ग्रेफाइट के टुकड़ों के बीच फंस जाता है और वो 90 सेकंड से ज्यादा वहां रह जाता है। लेकिन उसके साथ ही किसी तरह उसको वहां से बाहर निकालते हैं। अब अंदर आकर वो देखता है कि उसके जूते में छेद हो गया है, मतलब उसका पैर रेडिएशन वाले ग्रेफाइट के कांटेक्ट में आ चुका है, और बताते हैं कि वो 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। अब लिडिया को दिखाते हैं जो एक जगह बैठकर स्नोफॉल को देख रही होती है। वहाँ से एक बच्ची गुजरती है जिसका रुमाल गिर जाता है। अब लिडिया उसको उठाकर देने वाली होती है कि अचानक उसे लेबर पेन होने लगता है। वहाँ के लोग फिर उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अगले शॉट में दिखाते हैं कि कुछ और महीने बीत चुके हैं और अब दिसंबर 1986 है। एक जगह पर वेलरी, बोरिस और उलाना की मीटिंग होती है। बोरिस कहता है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, हमसे जितना हो सका हमने रेडिएशन को फैलने से रोका है। चेनेबल से रेडिएशन अब भी बाहर निकल रहा है और वो पूरा रीजन कंटामिनेटेड है, पर अच्छी बात तो यह है कि रेडिएशन को बहुत ज्यादा फैलने से हमने रोक लिया है। अब वक्त आ चुका है कि हम ये बात बाहरी दुनिया को बता दें। ये एक इंटरनेशनल केस बन चुका है और हमें कोर्ट में दुनिया के सारे देशों के सवालों को ठीक ठीक से जवाब देने पड़ेंगे। दुर्घटना के जिम्मेदार साइंटिस्ट, प्लांट मैनेजर, चीफ इंजीनियर वगैरह वगैरह सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन दुर्घटना के बाद पावर प्लांट में क्या हुआ, किस तरह के प्रिकॉशन हमने लिए और रेडिएशन को फैलने से कैसे रोका, इन बातों की सारी डिटेल्स को सिर्फ हम तीनों ही दे सकते हैं। इसलिए हमें एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इंटरनेशनल कमीशन को सबमिट करना होगा। तब उलाना एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है और कहती है कि ये इस दुर्घटना से संबंधित एविडेंस है। दोस्तों, इस सीन में आप बोरिस का एक्सप्रेशन देखते रहिए। उलाना बताती है कि ये पावर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इस डॉक्यूमेंट में उस AZ-5 बटन से संबंधित 2 पेजेस फाड़े गए हैं। उन बटन के विषय में इन लोगों ने कोई गलती की है जिसे छुपाने के लिए उन 2 पेजेस को फाड़ दिया गया है। अब ये सब सुनकर वेल्डी के चेहरे पर शॉक या गुस्सा नजर आता है। अब ये देखकर उलाना पूछती है, आपका इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब क्या पहले से बात जानते थे? वेल्डी हाँ में जवाब देता है। दरअसल 1975 में वेल्डी के एक कलीग ने उसे ये बात बताई थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के AZ-5 स्विच में इस तरह की कई समस्याएं आती हैं और इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यानी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने वाले पावर प्लांट्स को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये सब वेल्डी के साथी ने इस दुर्घटना से 10 साल पहले ही कहा था, लेकिन तब सरकार ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली थी। इतना नहीं, सरकार ने इतनी रिस्क वाली बात छुपा कर रखी थी क्योंकि उन्हें लगा कि सिर्फ एक बटन से क्या दुर्घटना हो सकती है। अब वेल्डी ये भी बताता है कि इसी रिस्क के साथ चेनेबल में 16 और न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं।
ये सुनकर तो उलाना की सांस रुक जाती है। आप इतनी सीरियस बात इतनी कैजुअली कैसे बोल सकते हो? तो मैं क्या करूँ उलाना, ये सरकार का मामला है और ये काम सरकार ही कर रही है। सरकार के लिए काम करते हुए मैं सरकार को गुनहगार कैसे ठहरा सकता हूँ? सरकार की ताकत तो तुम जानते ही हो। अगर मैंने सरकार के खिलाफ कुछ कह दिया तो मुझे या तो नौकरी से उठवा देंगे या फिर दुनिया से। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा। इस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेडिएशन को फैलने से रोकना था और वो काम हमने बखूबी कर दिया है। इनकी बातों को सुनकर बोरिस भी घबरा जाता है कि अगर वेलरी ने अपना मुंह खोल दिया तो बोरिस को भी जेल जाना पड़ेगा। फिर वो वेलरी और उलाना से विनती करता है कि जो कुछ तुम जानते हो उसे मरते दम तक रहस्य ही रखना। देखो हम रेडिएशन के कांटेक्ट में आ चुके हैं और 4-5 साल में दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन अगर इस बारे में तुम दोनों ने अपना मुंह खोल दिया तो केस खत्म होने से पहले हमारी सरकार ही हमें खत्म कर देगी। इसलिए मित्रों, हम कमीशन को सिर्फ सरकार के डिफेंस की बातें बताएंगे, सरकार की गलतियां बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। बात को समझो मेरे दोस्तों। बोरिस की डरावनी सी वार्निंग को सुनकर उलाना कहती है, मिस्टर बोरिस, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। इतने महीनों से हम कई मुसीबतों का सामना करके पावर प्लांट के न्यूक्लियर कोर की आग बुझा रहे थे, लेकिन आग लगते ही वहाँ एक दिलेर फाइटर गया था। उसकी एक पत्नी है जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। पावर प्लांट में जाने के तीसरे दिन ही वो फाइटर मर गया था। अभी 2 महीने पहले उसकी पत्नी का लिवर पेन हुआ। वो बहुत ही उम्मीद करके बैठी थी कि उसका स्वर्गवासी पति उसके बच्चे के रूप में फिर से उसकी जिंदगी में आएगा, लेकिन पेट के अंदर ही उस बच्चे को रेडिएशन ने अटैक कर लिया और वो पैदा होने से पहले ही धीरे धीरे मर रहा था। आने वाले जनरेशन के लिए यह हालत करके हम चैन से कैसे सो पाएंगे? आप कुछ भी कहिए, हमें सरकार की फिक्र से ज्यादा अपने बच्चों की और उनके वारिसों की जान की फिक्र होनी चाहिए। इसलिए सर, सच्चाई तो हमें बतानी ही पड़ेगी। उलाना दरअसल लिडिया की बात कर रही है, जो रेडिएशन से पीड़ित पति के बहुत करीब चली गई थी और उसका हाथ भी अपने पेट में रख दिया था। न्यूक्लियर रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि पेट के अंदर पल रहे बच्चे को भी खतरा ही खतरा है। दूसरी ओर पावेल को दिखाते हैं जो आर्मी ज्वाइन करके अपनी ड्यूटी तो कर रहा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा एकदम तहस नहस हो चुकी है। एक और तो वो इंसानों की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर बेजुबान प्राणियों की जान ले रहा है। ये सोच सोच कर वो बेचारा जिंदगी से उब चुका होता है। यहाँ लिडिया को दिखाते हैं, उसका बच्चा पैदा हो चुका है लेकिन मरा हुआ। बेचारी लिडिया दुर्घटना की उसी रात को कोसती भी रो रही होती है। अब एक बार फिर लिडिया की जिंदगी अकेलेपन से घिर चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों, ये चौथा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए चैनेबल सीरीज का फाइनल एपिसोड देखते हैं। अब तक आपने देखा कि चैनेबल पावर प्लांट में हुए न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोजन से उस शहर में और उसके आसपास के रीजन में कितना विनाश हुआ, लेकिन असल में उस पावर प्लांट के अंदर क्या हुआ? सच में रिएक्टर का कोर किस वजह से फटा? और उसके बाद प्रकृति के खिलाफ इंसानों का जो विनाशकारी नाच हुआ, उसके पीछे क्या राजनीति थी? वेल्डी ने इन सारे सवालों के जवाब पूरी दुनिया के सामने किस तरह से रखे और उसके बाद वेल्डी का क्या हुआ? ये आखिरी एपिसोड इन सारे सवालों का जवाब देगा। इतना ही नहीं, इस सीरीज को पूरी तरह देखने के बाद आप रेडिएशन की सीरियसनेस को समझ जाएंगे और कभी एक्सरे भी कराना पड़े तो जरूर पूछेंगे कि इसका रेडिएशन लेवल कितना है। खैर, फाइनल एपिसोड की शुरुआत में चेरनोबिल पावर प्लांट के पास प्रिप्यत नाम के शहर को दिखाते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत शांत लग रहा है और लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। बच्चे भी मजे से खेल रहे हैं, लवर्स बैठकर बातें कर रहे हैं। इस पिता को देखिए, कितनी खुशी से अपने बेटे को कंधे पर उठाकर चल रहा है। ये बहुत ही सुहानी सुबह है। यहाँ लिडिया अपनी सहेली से बात कर रही होती है और बाहर देखती है उसका पति अपने छोटे बच्चे के साथ तुतलाकर बातें करते हुए खेल रहा है। अब लिडिया को भी बच्चे की चाह होने लगती है। नहीं दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, ये सच है, लेकिन दुर्घटना के पहले का प्यारा सा सच। अब साइंटिस्ट डेथलॉव को दिखाते हैं जो बहुत ही शान से स्मोक करते हुए हाथ में एक सूटकेस लेकर चल रहा होता है। तब स्क्रीन पर एक स्लाइड बताती है कि ये प्रिपेड शहर है और तारीख अप्रैल 25, 1986 है। दरअसल हमें ये बताते हैं कि एक्सप्लोजन के ठीक 12 घंटे पहले ये शहर कैसा शांत और नॉर्मल था। अगले शॉट में एक मीटिंग हॉल को दिखाते हैं जहाँ डेथलॉव प्लांट मैनेजर विक्टर और चीफ इंजीनियर निकोलाई से मिलने आया हुआ है। विक्टर अब तक वहाँ नहीं आया होता और उस वक्त निकोलाई और डेथलॉव के बीच बातें हो रही होती है। निकोलाई कहता है, देखो डेथलॉव, तुम किसी तरह आज दोपहर को शेड्यूल किए गए सेफ्टी टेस्ट को पूरा करो। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा तो विक्टर का प्रमोशन रोक दिया जाएगा। उसके साथ हम सबका प्रमोशन भी बीच हवा में लटक जाएगा। इतना ही नहीं, इसे हम सबकी नाकाबिलियत समझी जाएगी। लेकिन अगर तुमने टेस्ट को ठीक तरह से पूरा कर दिया तो हमें तो प्रमोशन मिलेगा ही, साथ ही तुम भी मॉस्को में एक बड़ी पोजीशन पर जा सकोगे। अब इस तरह विक्टर की गैर हाजिरी में निकोलाई डेथलॉव को पट्टी पढ़ा रहा होता है। तब वहाँ विक्टर आ जाता है। ये लोग पावर प्लांट की सेफ्टी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसकी पूरी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। विक्टर के आते ही निकोलाई उसे बताता है कि सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है। मैंने 1600 वॉट तक पावर को कम करके रखा हुआ है और अगर आप इजाजत दें तो मैं और भी सेफ्टी टेस्ट करवा दूंगा। लेकिन विक्टर जरा चिढ़कर कहता है कि निकोलाई, तुम तो अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा ही होगा। 3 साल से हम ये सेफ्टी टेस्ट कर रहे हैं और हर बार टेस्ट फेल हो जाता है। ऊपर से अभी मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आया कि इससे ज्यादा पावर को कम नहीं करना है। मुझे ये भी बताया गया है कि
अगले 10 घंटों के लिए कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करना है। तो निकोलाई, अपना ओवर कॉन्फिडेंस अपने पास ही रखो और डेथलॉफ को बोलने दो। तुम बताओ डेथलॉफ, तुम्हारा क्या सुझाव है? विक्टर को तो पता ही नहीं है कि निकोलाई ने डेथलॉफ को प्रमोशन का लालच दे रखा है। अब डेथलॉफ कहता है, सर अगर कंट्रोल रूम से मैसेज आया है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 10 घंटों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, मैं भी जाकर जरा काम कर लेता हूँ और 10 घंटे बाद मैं खुद ये टेस्ट करवा दूंगा। इस बार हम जरूर कामयाब होंगे सर। ये कहकर डेथलॉफ विक्टर को शांत कर देता है। दरअसल इस सेफ्टी टेस्ट के बिना ये लोग बहुत दिन न्यूक्लियर रिएक्टर को नहीं चला सकते। अब टेस्ट सक्सेस हुआ तो ये इस बात की गारंटी होगी कि उस शहर और देश के लोगों को इस प्लांट से कोई खतरा नहीं है। अगर लगातार टेस्ट फेल होता रहा तो प्लांट को बंद करवा दिया जाएगा। इसलिए विक्टर इस टेस्ट को लेकर बहुत ही सीरियस होता है। डेथलॉफ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, ये कहकर विक्टर चला जाता है। डेथलॉफ और विक्टर के जाने के बाद निकोलाई को दिखाते हैं, जो अब विक्टर की चेयर के पास खड़ा होता है। उससे विक्टर की पदवी चाहिए और उसकी कुर्सी के लिए वो कोई खतरनाक योजना बना रहा है। इस सीन को ध्यान में रखे दोस्तों। अगले शॉट में इस सीरीज का टाइटल चेरनोबिल दिखाया जाता है और फिर मॉस्को को दिखाते हैं। ये मार्च 1987 है और पावर प्लांट एक्सप्लोजन को हुए 1 साल हो चुका है। वेल्डी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चल रहा होता है कि अचानक उसे कार के अंदर धकेल दिया जाता है। उसमें सरकार की सीक्रेट एजेंसी केजीबी का हेड होता है और वो वेल्डी को उसका प्रमोशन लेटर देकर उसे शाबाशी देता है। दरअसल ये प्रमोशन वेल्डी को इसलिए मिला है क्योंकि उसने वियना में दुर्घटना के लिए बिठाई गई कमीशन से झूठ बोला था और सरकार को बचाया था। उसने कहा था कि इस दुर्घटना का कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ साइंटिस्ट की लापरवाही थी। अब लेटर देखकर वेल्डी कहता है कि मैंने सरकार को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला था, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि दूसरे एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट को सरकार ठीक से चेक करवाएगी और उनमें नए सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगवाएगी। लेकिन अब भी उन प्लांट्स में सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया गया है। देखिए मिस्टर वेल्डी, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में इस केस की सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। अगर तुम कोर्ट में भी वही झूठ वैसे ही बोल दोगे तो हम उस प्लांट के सारे इक्विपमेंट्स बदल देंगे। क्यों, बोलो डील मंजूर है? अब केजीबी हेड की बेहुदा बातें सुनकर वेल्डी कार से उतरकर चला जाता है। अब वेल्डी अपने घर पर बैठकर कुछ लिख रहा होता है। वो कैजुअली अपने बालों में हाथ फेरता है तो बालों का कुछ गुच्छा निकल आता है। रेडिएशन ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन वेल्डी को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या होने वाला है और वो सच्चाई को शांति से स्वीकार भी कर चुका है। फिर बाल के गुच्छों को सिंक में फेंककर बैठ जाता है। तब कॉलिंग बेल बजती है और वेल्डी दरवाजा खोलता है तो उलाना खड़ी होती है। अब अंदर आते ही वो कहती है, वेना में आप सरासर झूठ बोलकर आए हैं, लेकिन मैं उस बारे में कुछ नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ। लेकिन अब की बार जो कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें तो आपको सच बोलना ही होगा। उलाना, सच बोलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। अभी अभी केजीबी हेड ने मुझे वार्निंग दी है और उसने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वे देश के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्वालिटी चेक करवाएंगे। मिस्टर वेल्डी, क्या आप इतने नासमझ हैं कि केजीबी और सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों को सच मान लेंगे? ये लोग पहले ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में अपनी सबसे बड़ी गलती छुपा चुके हैं। अब अगर वे सारे न्यूक्लियर प्लांट्स के इक्विपमेंट्स को चेंज करने लगे तो क्या दुनिया को पता नहीं चलेगा? सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे कि इतनी जल्दी वे सब क्यों बदल रहे हैं। फिर उनकी पिछली गलतियां भी बाहर आने लगेंगी। क्या आप सोचते हैं कि सरकार आपको किए गए एक प्रॉमिस के लिए उन सबको बदल देगी और फिर अपने कुर्सी से हाथ धो बैठेगी? सरकार पागल नहीं है सर, वे कभी कुछ नहीं बदलने वाले। उन्हें लोगों की जान से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। कम से कम आप तो उनकी तरह मत बोलिए सर, ये कई लोगों की जान का सवाल है। उलाना, तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर मैंने सच बोलने के बारे में सोचा भी तो वो मुझको गोली से मार देंगे। उलाना बेबस होकर कहती है, सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने भी दूसरों की तरह आखिर अपना ज़मीर बेच ही दिया, लेकिन आपके कहने पर मैंने सच्चाई की खोज शुरू की थी और उसका नतीजा ये है। ऐसा कहकर वो ढेर सारी फाइल्स और पेपर निकाल कर वेल्डी के सामने रखकर कहती है, सर इतने गंभीर रेडिएशन के कांटेक्ट में जो लोग आए थे वे सब के सब मर चुके हैं। सिर्फ एक आदमी जिंदा है और वो भी बहुत बुरी हालत में है। आपकी मोटिवेशनल स्पीच सुनकर जो फायर फाइटर्स, वर्कर्स, सोल्जर और न जाने कितने ही लोग उस मौत के कुएं में गए, वे सब के सब मारे गए हैं। क्या उनकी जान इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या उनका परिवार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? आपको तो सिर्फ अपनी खुद की जान बचानी है ना। अरे आप भी मुश्किल से 4 या 5 साल ही जिंदा रहेंगे सर। इतनी घिनौनी मौत मरने से तो अच्छा है कि सच्चाई बताकर तुरंत जान चली जाए। उलाना की बात सुनकर वेल्डी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो चुप रहता है। अगले शॉट में दिखाते हैं कि ये जुलाई 1987 है और वेल्डी और बोरिस कोर्ट में जा रहे हैं। आज इस केस की फाइनल हियरिंग है। वेल्डी गाड़ी में जाते जाते एक जगह को देखता है जहाँ एक्सप्लोजन की साइट पर यूज की गई ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। जीप्स, ट्रक्स, फायर इंजन्स और हेलीकॉप्टर्स वहाँ पड़े होते हैं। अब इन्हें कोई छू भी नहीं सकता और इन्हें डिस्पोज करना तो लगभग नामुमकिन है क्योंकि रेडिएशन इनमें भरा पड़ा है। 1 साल से ये ऐसे पड़े हैं और चाहे कितने भी साल हो जाएं, इन्हें कोई छूने नहीं वाला। देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं, ये सब अब किसी काम की नहीं है। कम से कम अगले 10-20 हजार साल तक तो ये जगह रेडिएशन का अड्डा बनकर ही रहेगी। अब ये सब देखते हुए कोर्ट में जाते हैं। इस फाइनल हियरिंग में देश के टॉप ऑफिशियल्स, चेरनोबिल के ऑफिशियल, कमेटी मेंबर्स इत्यादि बड़ी संख्या में आए होते हैं। उन सब की इंट्रोडक्शन दी जाती है और जजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर बताते हैं कि इस एक्सप्लोजन के जिम्मेदार 3 लोग थे। वह हैं डेथलॉफ, विक्टर और निकोलाई। उन्हें अपराधी बताकर एक और बिठाया गया है।
इन्हें अपराधी साबित करने के लिए 3 लोग गवाही देने आए हैं। ये कहकर वेल्डी, उलाना और बोरिस को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले बोरिस को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। उस दिन पावर प्लांट में क्या हुआ ये एक्सप्लेन करने के लिए चेनेबल पावर प्लांट का एक मिनिएचर लाया जाता है। अब बोरिस एक्सप्लेन करता है कि इतने बड़े पावर प्लांट में एक्सप्लोजन होने का कारण था एक सेफ्टी टेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये सेफ्टी टेस्ट क्या है और क्यों किया गया था। एक्चुअली ये पावर प्लांट 1983 में बनाया गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए कई क्वालिटी चेक्स और सेफ्टी सर्टिफिकेट्स का होना बेहद जरूरी है। इनके बिना प्लांट को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। उस वक्त ये प्लांट पूरी तरह से सेफ्टी सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन नकली सर्टिफिकेट के जरिए इसको चालू कर दिया गया था। ये कहकर वो कोर्ट के सामने सर्टिफिकेट सबमिट करता है। दरअसल उलाना ने बड़ी मुश्किल से इन सर्टिफिकेट्स का पता लगाया था। इन नकली सर्टिफिकेट्स का जुगाड़ किया था इस प्लांट के मैनेजर विक्टर ने, और इन्हें नकली जानकर भी निकोलाई और डेथलॉव ने प्लांट चलाने की अनुमति दे दी। लेकिन प्लांट को चालू करने की धुन में इन लोगों ने प्लांट का सेफ्टी टेस्ट नहीं करवाया, और बाद में ये लोग कई बार सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे, लेकिन हर बार फेल हो रहे थे। उस घटना के कुछ दिन पहले इन्हें नोटिस दिया गया था कि अगर इस बार सेफ्टी टेस्ट फेल हुआ तो प्लांट को बंद कर दिया जाएगा और इन पर लीगल एक्शन किया जाएगा। जिस दिन एक्सप्लोजन हुआ वही सेफ्टी टेस्ट पास करने का आखिरी दिन था, और ये लोग उस दिन भी सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। लेकिन डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी तैयार कैसे होती है, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसके अंदर कोर नाम का पार्ट होता है। ये कोर रिएक्टर के लिए फ्यूल या ईंधन का काम करता है, और इसका टेम्परेचर 1000 से 2600 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें ठंडा पानी सप्लाई किया जाता है। अब इतने ज्यादा टेम्परेचर में ये पानी स्टीम यानी भाप बन जाता है। इस स्टीम के प्रेशर से टरबाइन रोटेट होती है और उस ऊर्जा या एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी प्रोसेस से हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। दोस्तों आप बात समझ गए ना? ओके, तो अब अगर रिएक्टर का कोर एक लेवल से ज्यादा हो जाए तो उसे ठंडा करने के लिए प्लांट में कुछ प्रोसेस होते हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले इस पावर प्लांट को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना इसके कई इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे, और न ही कोर को ठंडा करने का पानी सप्लाई किया जाएगा। बाय चांस अगर किसी वजह से प्लांट का करंट कट भी हो गया तो जनरेटर से काम करने वाले 3 टैंक्स होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। इन्हें सिर्फ इस तरह की इमरजेंसी में यूज किया जाता है, लेकिन ऐसी इमरजेंसी में वहाँ के ऑपरेटर्स को चाहिए कि वे कोर से ज्यादा गर्म होने से पहले पानी को सप्लाई शुरू कर दें, और अगर ऐसा नहीं किया तो कोर बहुत ही गर्म हो जाएगा और उसके अंदर का फ्यूल पिघलकर टरबाइन में मिक्स हो जाएगा। इस वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। इस तरह के एक्सप्लोजन से बचने के लिए हर पावर प्लांट में सेफ्टी टेस्ट किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने वो सेफ्टी टेस्ट कभी पास ही नहीं किया। लेकिन एक्सप्लोजन के दिन इन लोगों ने प्लान किया था कि प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी कम करवाकर आसानी से सेफ्टी टेस्ट क्लियर करवा देंगे, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन इलेक्ट्रिसिटी इतनी कम हो गई कि कोर बहुत गर्म होकर पिघलने लगा। तब इन्हें चाहिए था कि इमरजेंसी के लिए रखे हुए टैंक से पानी को सप्लाई शुरू करें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना टेस्ट जारी रखा। इस वजह से कोर बहुत ही गर्म होकर फट गया। इसलिए मेरी गवाही यह है कि ये पूरी तरह से इन्हीं की गलती है। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए ना? अगर आपका जवाब ना है तो कमेंट्स में बताइए, आपको हमारे वो दोस्त जवाब देंगे जो समझ गए। इसे कहते हैं नॉलेज शेयरिंग। तो देखा आपने कि बोरिस ने किस तरह जलेबी पकाकर कोर्ट को खिलाई। बड़ी होशियारी से उसने सरकार का नाम तक नहीं लिया। अब उलाना अपनी गवाही देने आती है और कहती है अगर आप ठीक से जानना चाहते हैं कि उस दिन पावर प्लांट में क्या हुआ तो आपको ये जानना होगा कि एक्सप्लोजन से 10 घंटे पहले क्या हुआ था। 10 घंटे पहले उस पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी 3200 मेगावाट से घटाकर 1600 मेगावाट कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि ये लोग सेफ्टी टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन पावर ग्रिड के कंट्रोलर ने इन्हें वार्निंग दी थी कि 1600 मेगावाट से एक और भी मेगावाट कम करना बहुत ही भयानक होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग जो सेफ्टी टेस्ट कर रहे हैं उसे इसी वक्त रोक दीजिए वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली ये कहा था कि इसी सेकंड ये टेस्ट रोक दो, लेकिन इस वार्निंग के बावजूद भी इन तीनों ने वो टेस्ट जारी रखा। और इस तरह जब पूरी टीम गला पकड़कर चिल्ला रही थी कि इस वक्त ये टेस्ट रोक दो तो इन तीनों के कान में रुई पड़ी हुई थी। सारी मुसीबत वहीं से शुरू हुई। तब फ्लैशबैक में एक्सप्लोजन से 10 घंटे पहले पावर प्लांट को दिखाते हैं। डे शिफ्ट खत्म हो चुका है और नाइट शिफ्ट का स्टाफ आ गया है। दरअसल डे शिफ्ट के स्टाफ को सेफ्टी टेस्ट करने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए उस दिन दोपहर को टेस्ट करने का फैसला किया गया था। लेकिन जब ग्रिड कंट्रोलर ने वार्निंग दी कि इलेक्ट्रिसिटी 1600 मेगावाट से कम नहीं होनी चाहिए तब टेस्ट को रोक देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने रात को टेस्ट कंटिन्यू करने का फैसला किया। अब नाइट शिफ्ट का स्टाफ तो सेफ्टी टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब नाइट शिफ्ट के लोग आते हैं और उनमें लियो नाम का एक सीनियर इंजीनियर होता है जिसे दूसरे लोग छेड़ रहे होते हैं। तब एक आदमी आकर कहता है लियो को कंट्रोल रूम में बुलाया गया है। लियो वहां जाता है तो साइंटिस्ट अकीमो उसे बताता है कि आज हम सेफ्टी टेस्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें पावर को 1600 से घटाकर 700 मेगावाट करना है, तो आज तुम ही ग्रिड कंट्रोलर का काम करोगे। अकीमो सर ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे इस काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लियो ये डेथलॉफ सर का ऑर्डर है, इसलिए हमें ये काम करना ही होगा। दूसरे इंजीनियर जरा घबराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पावर को इतना कम करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अकीमो कहता है घबराने की कोई बात नहीं है। डेथलॉफ सीनियर साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तुम लोग बस काम शुरू करो। तब लियो कहता है सर मैं डेथलॉफ जी की तरह एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि पावर को इतना कम करने में बहुत ही रिस्क है। एन वक्त पर डेथलॉफ वहाँ आता है और इनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता है। ओह तो मेरे
मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा नॉलेज तुम्हें है, चुपचाप वही टेस्ट करो जो मैंने उस डॉक्यूमेंट में मार्क करके रखे हैं। फिर अकीमो कहता है, बेटा लियो, मैंने कहा था कि वो आदमी किसी की नहीं सुनेगा, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उसका ऑर्डर माने। अब ये कहकर वो ग्रिड का पावर कम करने लगते हैं। अगले शॉट में फिर से कोर्ट में दिखाते हैं कि उलाना ये सब बता रही है और यही उस दिन की गई सबसे बड़ी गलती है। एक ऐसे इंजीनियर को पावर कंट्रोल का काम दिया गया है जिसमें उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इतना ही नहीं, टेस्ट के लिए बहुत वक्त लिया गया और इस बीच कोर के एटम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और जेनन नाम की गैस बढ़ने लगी। ये गैस जहर जैसी खतरनाक साबित हुई और यही वजह थी कि कुछ समय बाद कोर फटकर बिखर गया और इसी के साथ उलाना अपनी गवाही खत्म कर चली जाती है। आखिर में वेलरी को बुलाते हैं। वो अपने साथ ब्लू कलर और रेड कलर के बोर्ड्स लेके आता है और बोलना शुरू करता है, योर ऑनर, बोरिस और उलाना ने आपको ज्यादातर एक्सप्लेन कर दिया है कि पावर प्लांट में क्या हुआ और उस दिन एक्सप्लोजन कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा कि उस रिएक्टर के कोर के अंदर क्या होता है, तब जाकर आप इस केस में ठीक फैसला सुना पाएंगे। ये कहकर वो उन बोर्ड्स को अरेंज करके एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले तो कोर की हीटिंग के लिए यूरेनियम यूज किया जाता है। इस तरह हीट किए गए कोर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बोरॉन रॉड्स का यूज किया जाता है, इसीलिए इन्हें कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। इसके बिना कोर और टरबाइन ठीक से काम नहीं कर सकते, इन्हें कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन उस दिन इन लोगों ने कोर के नॉर्मल ऑपरेशन पर ध्यान न देकर सेफ्टी टेस्ट किया। इस टेस्ट के लिए इन्होंने पावर को कम कर रखा था। ग्रिड कंट्रोलर के मना करने के बावजूद इन लोगों ने टेस्ट को जारी रखा। इतना ही नहीं, रात को इन्होंने पावर को 1600 से और भी घटाकर 700 मेगावाट कर दिया। इसीलिए कोर बहुत ही ज्यादा हीट होने लगा, जिसकी वजह से कोर के अंदर का यूरेनियम जहरीली गैस बनाने लगा। इस गैस को जेनॉन कहते हैं। इसी जेनॉन गैस को उलाना ने जहर कहा था। तब भी ये लोग रिएक्टर कोर को कंट्रोल कर सकते थे, पर इन्होंने इमरजेंसी को समझा ही नहीं और टेस्ट करते गए। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पावर प्लांट में धीरे धीरे पावर घटाई जा रही है। तब डेथरोब एकदम बेपरवाह होकर स्मोक करने चला जाता है। अब काम करते करते पावर 700 मेगावाट पर पहुंच जाती है। अकीमो लियो से कहता है कि 700 पर ही रोक दो। लियो भी वहीं रोक देता है, लेकिन पावर वहीं नहीं रुकती। डिस्प्ले पर दिखता है कि पावर बहुत तेजी से 600 से कम हो रही है। अब ये देखकर अकीमो बड़ा ही टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि पावर कम होने का मतलब है कोर और हीट हो रहा है। वो लियो को डांटता है कि तुमने ये क्या कर दिया। लियो बेचारा कहता है कि बॉस, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन मैं आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब अकीमो भागकर डेथलोप के पास जाकर कहता है कि पावर अपने आप 700 से नीचे जा रही है। डेथलोप कंट्रोल रूम में आकर चिल्लाता है कि ये कर क्या रहे हो तुम लोग, अब तक तो कोर के अंदर जहर बन चुका होगा। तब अकीमो कहता है कि एलएसी को ऑफ कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एलएसी का मतलब है लोकल ऑटोमेटिक कंट्रोल, तो ये लोग एलएसी को ऑफ कर देते हैं। लेकिन उसके बाद पावर और तेजी से कम होने लगती है और 30 तक पहुंच जाती है। अकीमो घबराकर कहता है, सर हमें इसी सेकंड AZ5 बटन को प्रेस करना होगा ताकि कोर को शट डाउन कर सके। लेकिन डेथलोप कहता है, कोई कुछ शट डाउन नहीं करेगा, समझे, हम ये टेस्ट जारी रखेंगे, तुम कुछ भी करके पावर को इंक्रीज करो। सर ये आप क्या नाम सुनाप कह रहे हैं, सर 24 घंटों के लिए हमें कोई भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, आपकी जिद की वजह से ये टेस्ट चल रहा है, प्लीज इसको रोक दीजिए। यहाँ मैं चीफ हूँ या तुम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझे, चुपचाप पावर को इंक्रीज करो। दरअसल डेथलोप के दिमाग पर प्रमोशन का पर्दा गिरा हुआ था, इसलिए वो इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी ये टेस्ट करवाने पे तुला हुआ था। और फिर कोर्ट के अंदर दिखाते हैं जहाँ डेथलोप अपने बचाव में कहता है कि वेल्डी बिल्कुल गलत कह रहा है, उस रात कंट्रोल रूम में मैं था ही नहीं। जज पूछते हैं, तो फिर आप कहाँ थे डेथलोप। वो मैं रेस्ट रूम में गया था। डेथलोप, चुप रहना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपका पूरा स्टाफ ये गवाही दे चुका है कि आप वहीं थे और ऑर्डर्स दे रहे थे। दूसरी ओर बोरिस खांस रहा होता है। तब जजेस कहते हैं कि 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। वेल्डी बोरिस के पास जाकर देखता है कि खांसने से बोरिस के रुमाल पर खून लगा होता है। अब उसकी मौत भी करीब आ गई है, क्योंकि रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर 1 साल हो चुका है। वो 1 या 2 साल भी मुश्किल से जिंदा रहेगा। वो पूछता है, वेल्डी क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वो ठीक है। मिस्टर बोरिस, आप जरा अकड़ू ही सही लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान है। उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और इवैक्यूएशन के लिए आपने जो किया वो और कोई नहीं कर सकता था। दिल के सच्चे हैं आप, ये कहकर वो बोरिस को दिलासा देता है। अब ब्रेक के बाद कोर्ट रूम में वेलरी अपनी गवाही कंटिन्यू करता है। सो योर ऑनर, इस तरह पावर खत्म होते होते 13 तक पहुंच गई थी। इस हालत में भी डेथलोप ने टेस्ट को नहीं रुकवाया और पावर इंक्रीज करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, टेस्ट करवाने की धुन में कंट्रोल रॉड्स को निकाल दिया गया। अब रिएक्टर कोर में लगभग 216 कंट्रोल रॉड्स थे और डेथलोप ने 206 रॉड्स को निकाल दिया। कंट्रोल रॉड्स न्यूक्लियर कोर में ब्रेक्स का काम करती हैं। जब कोर का टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल से ज्यादा हो जाता है तो कंट्रोल रॉड्स उसके टेम्परेचर को कम करती है और उसको ठंडा करते हैं। इस इंपॉर्टेंट काम को करने वाले रॉड्स को इस महाशय ने निकलवा दिया। तब हमें उस वक्त का विजुअल दिखाते हैं जब पावर प्लांट में लियो कंट्रोल रूम में था और डेथलोप के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो पावर को इंक्रीज कर रहा था। लाख कोशिश के बाद भी पावर 200 मेगावाट से ज्यादा नहीं होती। लियो डेथलोप से पूछता है, सर इस सेफ्टी टेस्ट के लिए हमें कम से कम 700 मेगावाट की जरूरत है, पर पावर ग्रिड में 200 से ज्यादा पावर नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं। डेथलोप अब भी उस टेस्ट को करवाने की जिद पकड़े रहता है और मेन वाटर सप्लाई वेल को बंद करने को कहता है। सभी चौंक जाते हैं कि ये कैसा पागलपन है, वाटर सप्लाई बंद कर देने से कोर और गर्म होगा और उसे ठंडा कर देने वाले रॉड्स को भी डेथलोप ने निकलवा दिया है। वे कहते हैं, सर इससे बहुत बड़ा खतरा है और रिएक्टर कोर फट जाएगा, आप अपना इरादा बदल दीजिए। लेकिन डेथलोप अब भी
अपना रौब दिखाकर उन्हें चुप करवा देता है। अब रिएक्टर कोर किसी भी तरह के कंट्रोल के बिना चल रहा होता है, बिल्कुल बिना ब्रेक वाली कार की तरह। तब रिएक्टर कोर वाले कमरे को दिखाते हैं जहाँ कुछ इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स खड़े होते हैं। बदकिस्मती की बात तो यह है कि इन लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है कि कंट्रोल रूम में पावर प्लांट का सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा है। ये बेचारे हर दिन की तरह नॉर्मल काम कर रहे होते हैं। तब अचानक उस जगह पर वाइब्रेशन होने लगता है। वहाँ के लोग कंट्रोल रूम को मैसेज भेजते हैं कि कोर में वाइब्रेशन हो रहा है। लियो वो मैसेज लेकर डेथरोप के पास आता है और कहता है सर वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो रहा है और कोर रूम के सुपरवाइजर ने मैसेज भेजा है कि आप कंट्रोल रूम में जो भी कर रहे हैं उसको तुरंत रोक दें। अब ये सुनकर डेथरोप कहता है ठीक है तो फिर तुम उस मेन वाटर सप्लाई को बंद कर दो। अब मेन वाटर पंप बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से कोर हद से बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। इस बढ़ते हुए तापमान की वजह से रिएक्टर का पावर 300, 500, 600, 1000 मेगावाट्स करके बढ़ता रहता है। इनका अब उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इतना नहीं, कोर के अंदर ज़ेनन नाम की जहरीली गैस और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अब टेंशन में सबकी सांसें रुक गई होती है। अगले शॉट में वापस कोर्ट के अंदर दिखाते हैं जहां वेलरी बताता है कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दुनिया के हर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक सेफ्टी बटन होता है। हमारे देश में उस बटन को AZ5 कहते हैं और चेनेबल पावर प्लांट में भी वो बटन था, लेकिन उस बटन में भी एक प्रॉब्लम है। अब ये कहकर वेलरी अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर लेता है और उससे वो बात कही नहीं जाती। उसकी दुविधा देखकर अब डेथलॉक अपने डिफेंस में चिल्लाने लगता है देखिए योर ऑनर, ये न्यूक्लियर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उस बटन में कोई प्रॉब्लम है, इनसे पूछे कि वो प्रॉब्लम क्या है, ये इस बात को बताने से क्यों डर रहे हैं। अब ये सब कहकर वो कोर्ट में टेंशन भर देता है और कोर्ट के मेंबर्स अब वेलरी को शक के निगाहों से देखने लगते हैं। उन सबको इस बात का डर होता है कि कहीं भावनाओं में बहकर वेलरी सरकार की लापरवाही की पोल न खोल दे। तब एक जनरल उठकर वेलरी की बात बीच में काट देता है और कहता है योर ऑनर, मिस्टर वेलरी अपना बयान दे चुके हैं, इसकी आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पर जजेस भी कहते हैं हाँ, इससे ज्यादा और बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी अपना फैसला सुना देंगे। लगता है जजेस भी सरकार की धमकी से घबराकर इतनी जल्दबाजी में फैसला सुनाना चाहते हैं। पर उस वक्त बोरिस खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहता है क्या आप लोग 1 मिनट खामोश रहेंगे, ये कोर्ट है या कुछ और। मेरी इस कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वेलरी को अपना बयान पूरा करने का मौका दिया जाए। बोरिस खुद वेलरी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सरकार के खिलाफ कुछ मत कहना, लेकिन इस वक्त उसने फैसला कर लिया है कि वो सब कुछ सच बताएगा। उसकी घनघोर आवाज सुनकर कोर्ट एकदम शांत हो जाता है। अब वेलरी AZ5 बटन के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल AZ5 एक छोटा सा बटन है और इस छोटे बटन के भरोसे मिस्टर डेथलॉक ने इतना बड़ा रिस्क लिया और सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया। उन्हें लगा कि कुछ भी कर लो फिर भी इस छोटे से बटन को दबाकर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इस बटन को दबाने से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। AZ5 प्रेस करने पर रिएक्टर कोर के सारे कंट्रोल डॉट्स एक साथ कोर के अंदर उतरते हैं और ये कंट्रोल डॉट्स बोरोन के बने होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कम करते हैं और इससे कोर का तापमान घटने लगता है। इसी वजह से हमने एक्सप्लोजन की साइड पर और दूसरी जगहों पर बोरोन और रेत फेंका था, लेकिन शायद डेथलॉक को पता ही नहीं था कि इन कंट्रोल डॉट्स के टिप में ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन कम करने से पहले वो कोर के अंदर के रिएक्शन को बढ़ा देता है और इसी तरह रिएक्शन के बढ़ जाने से कोर का तापमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और आखिर में कोर फट गया। इसलिए इस बटन को इमरजेंसी में यूज किया जाता है जब सेफ्टी का और कोई ऑप्शन न बचे। लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती सारे सेफ्टी ऑप्शन को इस जीनियस ने उड़ा दिया और ऊपर से अपनी मर्जी से कंट्रोल्स को ऊपर नीचे किया, पावर को बंद किया, फिर पानी का सप्लाई बंद किया। ये सब करवा कर इन्होंने आखिरी में सोचा कि बटन को दबाकर सब कुछ सही हो जाएगा। सर कम से कम ये अपने जूनियर इंजीनियर की सलाह तो ले लेते, शायद ये हाथ से बच जाता। इनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए ये बेचारे अपनी जान दे बैठे। अब जज पूछते हैं कि अगर इतना खतरा है तो फिर कंट्रोल डॉट्स के टिप पर ग्रेफाइट क्यों बनाया गया है। तब वेलरी जरा मायूस होकर कहता है वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि इस तरह ग्रेफाइट टिप से बने हुए कंट्रोल डॉट सरकार को सस्ती पड़ती है। हमारे देश के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसी तरह के कंट्रोल डॉट इस्तेमाल किए जाते हैं। सस्तेपन की भी हद होती है सर। अगर सरकार अपने देश के नागरिकों की, पेड़ पौधों की और जानवरों की जान को खतरे में डालकर पैसा बचाना चाहती है तो हमारे जैसे लोग कर ही क्या सकते हैं। अब ये सुनकर सबके चेहरे पर डर छा जाता है और लोग अजीब सा महसूस करने लगते हैं। अगले शॉट में उस रात को पावर प्लांट के अंदर का विजुअल दिखाते हैं। अब तक जिस कंट्रोल डॉट की बात कर रहे थे पहली बार उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। एक एक करके सभी कंट्रोल डॉट उछल रहे होते हैं। ध्यान से देखने वाली बात तो यह है कि हर रॉड का वजन 350 किलो है। इतने भारी कंट्रोल डॉट्स को उछलते हुए देखकर एक आदमी भागा चलाता है और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है। यहाँ वापस वेलरी को दिखाते हैं जो कोर्ट में बताता है कि जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो पावर प्लांट का पावर 13,000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। चेनेबल के सारे पावर प्लांट का टोटल पावर कैपेसिटी 3,300 मेगावाट है। तो सोचिए अगर एक पावर प्लांट का पावर 13,000 मेगावाट हो जाए तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही होगा। इतनी जरूरी और गंभीर बातों को इन्होंने कोई अहमियत नहीं दी और बच्चों का खेल समझकर इस सिचुएशन को हैंडल किया। इस बटन के पीछे की साइंस को समझे बिना इन्होंने झट से AZ5 बटन दबा दिया और हम सबकी जिंदगी खत्म कर दी। सर ठीक 1:23 और 35 सेकंड पर यह एक्सप्लोजन हुआ। अब उस एक्सप्लोजन के विजुअल हमें दिखाते हैं। आज के ग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हमें यह दृश्य दिखाया जाता है, लेकिन देखने में बहुत
बहुत ही भयानक लगता है। यही पूरी हकीकत है योर ऑनर। ये कहकर वेल्डी अपनी गवाही पूरी करता है। अब जज वेल्डी से कहते हैं आपकी गवाही के लिए शुक्रिया, लेकिन वेना की कमीशन के सामने आपने ये सब छुपाकर झूठ क्यों बोला? यस योर ऑनर, मैंने झूठ कहा था और वो इसलिए कहा था क्योंकि देश के टॉप ऑफिशियल्स और सरकार की संस्था केजीबी ने मुझे सच बोलने पर जान से मार देने की धमकी दी थी। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया गया था सर। आज जो मैंने कहा वही सच है। तो मिस्टर वेल्डी, आपके कहने का ये मतलब है कि सोवियत संघ के ऑफिशियल्स का इस एक्सप्लोजन में बड़ा हाथ है। क्या हम ये समझे कि इस एक्सप्लोजन का कारण उनकी लापरवाही थी? यस सर, यही सच है। यहाँ कुल मिलाकर 16 पावर प्लांट है और उनमें से 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी वर्किंग कंडीशन में है। इतना ही नहीं, इन सारे रिएक्टर्स में यही सस्ते ग्रेफाइट टिप वाले कंट्रोल रॉड्स लगाए गए हैं। उन रिएक्टर्स में भी एक्सप्लोजन हो सकता है। अगर हम आगे ऐसी दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो हमें उन कंट्रोल रॉड्स को चेंज करना होगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम हमें उन न्यूक्लियर रिएक्टर को तुरंत बंद करना होगा। इस बार तो शायद प्रकृति ने कुछ हद तक हमें माफ कर दिया, या फिर भगवान को हम पर दया आ गई कि मुझे और आपको जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अगर उन 3 रिएक्टर्स के कोर फट गए तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इस तरह वेल्डी सरकार के कारनामों का पर्दाफाश कर देता है और अपने बयान समाप्त करता है। अब तुरंत उसको खींच कर ले जाते हैं और एक बाथरूम में बंद कर देते हैं। कुछ देर में केजीबी का हेड आकर कहता है तुमने सरकार पर उंगली उठाकर बहुत ही बड़ी गलती की है वेल्डी। इस गलती के लिए मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम वेना में गवाही दे चुके हो, और अगर इस वक्त तुम मर गए तो सोवियत संघ पर कई सवाल उठाए जाएंगे। इस कोर्ट में तुमने जो कुछ भी कहा वो बाहरी दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही सच माना जाएगा जो तुमने वियना में कहा था। आज यहाँ जो भी लोग आए हैं वे सब सरकार के आदमी हैं और कोई इस बारे में मुंह नहीं खोलेगा। तुम्हें एक और खुशखबरी देता हूँ, तुम अपनी नौकरी, रिसर्च और बड़ी बड़ी PhD डिग्रीज को गुड बाय कह दो। और हाँ, इस जन्म में तुम इस बारे में अपना मुंह भी नहीं खोल पाओगे क्योंकि तुम्हारी आखिरी सांस तक केजीबी के आदमी तुम्हें फॉलो करते रहेंगे। और हाँ, मुझे ये बताओ कि क्या सरकार के खिलाफ बोलने के फैसले में बोरिस उलाना का कोई हाथ है? वेल्डी कहता है नहीं नहीं, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, ये पूरी तरह मेरे खुद का फैसला है। अब ये सुनकर वो चला जाता है और वेल्डी को वहाँ से कार की ओर लेके जाते हैं। तब बोरिस और उलाना उसे देखते हैं। और दोस्तों, इसी शॉट के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। पहले एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी कैसेट में अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, फिर उन कैसेट्स को कहीं छुपाकर उसने खुदकुशी कर ली थी। वो और कोई नहीं, वेल्डी है। सीरीज के अंत में कुछ स्लाइड शो दिखाए जाते हैं। वास्तव में यही है प्रोफेसर वेल्डी, जो चेरनोबिल दुर्घटना से संबंधित सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाए। अपने बयान को इन्होंने कैसेट में रिकॉर्ड किया था और उसके तुरंत बाद आत्महत्या कर ली। और फिर चेरनोबिल को दिखाते हैं जहाँ प्रकृति धीरे धीरे पनप रही है, लेकिन पावर प्लांट से लगभग 2600 किलोमीटर तक का पूरा एरिया कंटामिनेटेड जोन है और इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। चेरनोबिल दुर्घटना से संबंधित बातें कई मूवीज में बताई और दिखाई गई हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, डार्क वेब और स्ट्रेंजर थिंग्स। इस तरह चेरनोबिल पावर प्लांट एक्सप्लोजन दुनिया को उलट-पुलट कर देने वाली दुर्घटना साबित हुई। हमें उम्मीद है कि रियलिटी से भरपूर ये सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसमें बताए गए साइंटिफिक प्रोसेस को सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की हमने पूरी कोशिश की है ताकि हर तरह की ऑडियंस इसे समझ सके। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को और इस सीरीज के एपिसोड को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।